मैं अलग हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं मन नहीं हूँ। मन मेरा है, हाँ ये बात सही है, लेकिन मैं मन नहीं हूँ। वहीं मैं आपको गौतम बुद्ध का एक एग्जाम्पल दूंगा। गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे हैं और एक व्यक्ति आता है, उनके मुंह पर थूक करके चला जाता है। अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मेरा भाव मन से आएगा कि यार इसको अभी फिक्स करता हूँ, अभी ठीक करता हूँ, अभी बताता हूँ। ये मन है। चेतना का स्वभाव है सत, चित, आनंद, सच्चिदानंद। इसलिए भाव नहीं बदलने, चेतना के साथ कनेक्ट करना। यूनिवर्स आपकी चाहत का जवाब नहीं देता, वो आपकी स्टेट का जवाब देता है। इसलिए मैं एक लाइन बोलता हूँ, यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, कुछ होता ही नहीं है। फिर हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो भी बोलता है तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम्हारा कुछ बनता नहीं। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया कह रहे हो तुम, लोग तुम्हारे साथ बुरा कर, हाँ 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 बिल्कुल बुरा कर। उसको अटेंशन चाहिए। और मन को शांत करने का योग में सबसे बड़ा तरीका बताया गया है, यद भावम तद भवति। ये तो बहुत ही मतलब आपने इतना अच्छा तरीका दे दिया ना हम सबको कि हम बहुत इजीली, क्योंकि कंफ्यूजन में रहते हैं ज़्यादातर लोग। आपका कोई अहंकार, ईगो नहीं थी कि मैं कौन हूँ, कितनी बड़ी एंकर हूँ, दूरदर्शन में काम करती हूँ, क्या हूँ। आपका कोकोई शरीर नहीं था कि शरीर बैठा है, थकान है, हिलना है, डुलना है, नहीं कुछ करना है। मन नहीं था, कमी क्या है जिंदगी में, क्या नहीं है, क्या अच्छा करना है, क्या कुछ भी नहीं था। क्या था? सिर्फ चेतना। सूर्य मंदिर में अगर आप देखें तो शाम को सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें खिड़की से होकर के कैसे मौसम के हिसाब से कैसे अंदर किस जगह पर हिट कर, इतना ज्ञान। भारत में अलग अलग मंदिर किए, सब मंदिर एक सीधी रेखा में आएंगे। इस मंदिर के इतने स्तंभ होंगे, जिस स्तंभों को ये मतलब इतनी गहरी, ये कहां से आया? कह रहे हैं अगर मस्जिद बहुत दूर है और मैं खुदा की इबादत नहीं कर पा रहा तो चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसा देते हैं, क्योंकि ये भी खुदा की इबादत जैसा ही हो जाएगा। बोले तुम शुक्र अदा करो, तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या है। मैं कहा अबे तुझे पता भी है मेरी जिंदगी की बैंड बजी पड़ी है। हाँ। जीवन के सबसे खूबसूरत रहस्य उन लोगों को तब मिले जब वो शांत थे। कवि की कविता, एक म्यूजिशियन का म्यूजिक, आइंस्टीन के सभी फॉर्मूलाज, रामानुजन के सभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसको तब मिले जब वो शांत था। हेलो एंड वेलकम टू पूजा मल्होत्रा शो। आज के पॉडकास्ट में हम कुछ अलग चीज़ करने वाले हैं। बहुत सारे लोग पैसा और हेल्थ दोनों चीज़ें चाहते हैं, मगर और उसके पीछे भागते भी रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ये दोनों चीज़ें कहाँ से कैसे मैनिफेस्ट होने वाली है। कहीं ये हमारी इनर स्टेट की वजह से तो नहीं है, कहीं ये हमारे सेल्फ बिलीफ या सबकॉन्शियस पैटर्न की वजह से तो नहीं है। आज इन सब बातों पे बात करेंगे और जानेंगे, डीप डाउन करेंगे एग्जैक्टली कि क्या हम मनी को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं और हेल्थ को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं इन दो हीलिंग के थ्रू। क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने इनर एनर्जी, वाइब्रेशन, हीलिंग्स और सांसों के विज्ञान पर बहुत काम किया और बहुत लोगों की लाइफ को भी चेंज किया है। तो आज मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाती हूँ जो कि बहुत फेमस है, अनुराग ऋषि जी। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग जी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या ही है, और पैसा और हेल्थ ऐसी चीज़ें हैं जो सबको चाहिए, तो और उसके पीछे मैनिफेस्ट भी करते हैं। तो ये मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं और ये मैनिफेस्ट होता है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए, हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी गई, मुझे लगता है ये पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सार है। वहां पर लिखा गया, यद भावम तद भवति। जैसा आप भाव करते हैं वैसा ही जीवन होता जाता है, वैसे ही सब कुछ बाहर होता जाता है। तो हर एक चीज हमारे भाव का ही परिणाम है। इनफैक्ट अगर आप बहुत गहरे में भागवतम या और अद्वैत के बड़े गहरे ग्रंथों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर ये ब्रह्मांड भी किसी का मैनिफेस्टेशन है, ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा गया कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये भी अव्यक्त था, किसी की चाहत हुई तो ये व्यक्त हुआ। ब्रह्म की चाहत हुई, उनको हम जो भी भगवान का नाम दे सकते हैं, भगवान, वाहिगुरु, गॉड, अल्लाह, खुदा, जो भी उनकी चाहत थी तो ये मैनिफेस्ट हुआ। वैसे ही हमारी जिंदगी में भी 24 घंटे हम कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमारा जो करंट का रियलिटी है, जो हमारा अभी का जीवन है, ये भी हम मैनिफेस्ट ही किए हैं।
ये भी हमारे पास हमारे भावों के कारण हमें ये मिला है। तो मेरे कैसे भाव हैं, मेरी इंटरनल क्या स्टेट है, उसके बेसिस पर मेरे पास आज कितना पैसा है, मेरे रिलेशनशिप्स, मेरी हेल्थ, मेरी वेल्थ, मेरा करियर, मेरी सक्सेस, ये सब कुछ उसी का ही बाय प्रोडक्ट है। तो अगर हम आज जो हमारी ज़िंदगी को जी रहे हैं, हमें कॉन्शियसली नहीं पता, लेकिन कभी ना कभी हमने कुछ ऐसा भाव किया कि आज मैं ये ज़िंदगी जी रहा हूँ, कल को भी मेरी ज़िंदगी में जो कुछ आएगा वो मेरा आज का किया हुआ भाव ही होगा। तो मुझे लगता है अगर हम अपनी स्टेट को बदलें, अपने स्टेट ऑफ बीइंग को बदलें, तो हम अपनी ज़िंदगी को कंप्लीटली बदल सकते हैं, क्योंकि कल को जो आएगा वो मेरे आज के किए हुए भाव के निर्णय के बदौलत ही आएगा। ठीक है, आपने कहा भाव को बदलें, पर भाव तो नेचुरली हमारे आते हैं। और भाव को कैसे, अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, अगर हमारे पास पैसा नहीं है या अच्छा रिलेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो वो भाव तो अपने आप ही आएगा ना कि नहीं है। तो वो स्टेट, वो कैसे इनर स्टेट को बदलाव कैसे लेकर आए इन रियलिटी? बहुत अच्छी बात है। आप देखो, भाव अपने आप आएगा, आपका ये सवाल है, तो मैं आपसे एक छोटा-सा इसके बदले में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये हम्म, भाव कहाँ से आएगा कि नहीं है? नहीं है तो वो सिचुएशन भी बनी हुई है, तो इस ये वजह से भाव भी आएगा हमारे मन से। मन से ही आता है। हाँ मन जी। से ही आता है भाव। हमारे पास अंतःकरण, हमको ग्रंथों में सिखाया गया, अंतःकरण एक बड़ा खूबसूरत शब्द है और अंतःकरण 4 चीज़ों से बनता है। मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना। कुछ भाव हमारे पास मन से आते हैं, हम्म। कुछ भाव हमारे पास बुद्धि से आते हैं, हम्म। कुछ भाव हमारे पास अहंकार से आते हैं, मेरी अपनी ईगो से, मेरी आइडेंटिटी से, और कुछ भाव मेरे चैतन्य से आते हैं जब मैं प्योर कॉन्शियसनेस बीइंग की तरह अपने आप को देख रहा होता हूँ। बिल्कुल। तो जब मेरे पास भाव है कि मेरे पास नहीं है, तो ये मेरे मन का भाव है, मेरा भाव नहीं है। मैं अलग हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं चेतना हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं मन नहीं हूं। मन मेरा है, हाँ ये बात सही है, लेकिन मैं मन नहीं हूं। तो अगर मेरा भाव मन से आ रहा है और अगर मेरे मन में लैक के इमोशंस हैं, तो मेरा भाव लैक का ही आएगा। लेकिन अगर मैं अपने आप को एक ऐसी स्थिति में ले जाता हूं जहां पर मन ना हो, जहां पर अहंकार ना हो, जहां पर बुद्धि ना हो, ये कौन सी स्थिति है? ये स्थिति है आपके चैतन्य की, आपकी चेतना की, आपकी कॉन्शियसनेस की। जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो क्या आपको ये भाव आता है? जब गहरे ध्यान में होते हैं तो क्या भाव आता है, सब्जी क्या बनानी है, पैसे नहीं कमाए, कोई रिलेशन खराब हो रहा है? नहीं, तब आप ध्यान में हैं। उस समय पर, उस स्थिति के बाद जो भाव आपके पास आएंगे वो प्योर सीट ऑफ कॉन्शियसनेस से आएंगे। जब आप क्योटिक हैं, जब आप बाहर की तरफ भाग रहे हैं, जब आप बीटा ब्रेन वेव्स में हैं, तो भाव सभी मन से आएंगे। सभी हमारी इमोशनल स्टेट डिसाइड करेगी कि मैं इस समय आपसे कैसे बात करूं। हम जब छोटे थे, स्कूल में जाते थे, तो टीचर किसी दिन पीट देती थी या मूड अच्छा नहीं होता था, तो हम सब बोलते थे कि मैडम घर से लड़के आई हैं। हाँ। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि हमारा करंट रिएक्शन पता चल जाता था कि हमारी इमोशनल स्टेट खराब है, जिस कारण हमारा करंट रिएक्शन आ रहा है। वहीं मैं आपको गौतम बुद्ध का एक एग्जाम्पल दूंगा। गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे हैं और एक व्यक्ति आता है, उनके मुंह पर थूक करके चला जाता है। आनंद, उनके जो शिष्य थे, वो बोलते हैं कि बुद्ध इसको बनते हैं, अभी इसको मारते हैं, इसको इसने ऐसे कैसे किया? वो बोले ये कुछ कहना चाहता था, भाषा असमर्थ है, इसके पास शब्द नहीं थे, इसलिए इसने ऐसा किया। अब उस व्यक्ति को अगले दिन रियलाइज होता है कि आई वॉज रॉन्ग। वो जाता है, बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और रोने लग जाता है। बुद्ध आनंद को बुलाते हैं, कहते हैं देखो आज भी भाषा असमर्थ है, आज भी ये बोल नहीं रहा, लेकिन भाव व्यक्त कर रहा है। हाँ। तो वो जो भाव है हमारा, वो उस व्यक्ति का भी भाव आया, लेकिन बुद्ध ने उसका एक्शन का रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि बुद्ध के भाव चेतना से आ रहे हैं, मन से नहीं आ रहे। अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मेरा भाव मन से आएगा कि यार इसको अभी फिक्स करता हूं, अभी ठीक करता हूं, अभी बताता हूं। ये मन है, क्योंकि मन ने कहा मेरी एक आइडेंटिटी है, मैं कुछ हूं और मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, तो मैं इसका बदला लेता हूं। लेकिन चेतना बोल रही है कि तुम चैतन्य हो, तुम वो प्योर सीट ऑफ कॉन्शियसनेस हो, जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, जो ये देख पाता है कि तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हो। हम एक ही समुद्र के साथ निकली हुई कुछ छोटी छोटी लहरें हैं। तो जब तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूं, तुम मेरी जिंदगी में किसी पर्पस के लिए आए हो, तुमने मेरे साथ जो भी कुछ अच्छा या बुरा किया, ये किसी पर्पस से किया, मुझे कुछ लेसन्स लेने जरूरी थे, मुझे कुछ सीखना जरूरी था, तो भाव अलग आएगा। ये सब कुछ मैंने इतना बड़ा इसलिए बताया कि हमारे भाव अगर मन से आ रहे हैं, तो मन की जो स्थिति है, अगर उसकी कमी की स्थिति है तो कमी का भाव आएगा, अगर उसकी भरे हुए की स्थिति है तो भरे हुए का भाव आएगा। लेकिन अगर मैं चेतना स्वरूप हूं, अगर मैं कुछ ऐसी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस या कुछ ऐसे टूल्स को अपनाता हूं जहां मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर न रहे,
तो मेरा भाव चेतना से आता है और वो भाव हमेशा संपूर्ण है। वो भाव कमी का नहीं, वो भाव हमेशा आनंद का है। इसलिए हमारे ग्रंथों में जब चेतना की बात की गई और पूछा गया कि चेतना का स्वभाव क्या है, तो उसमें लिखा गया चेतना का स्वभाव है सत चित आनंद। सच्चिदानंद हमारी चेतना का स्वभाव, वो तो आनंद में है, वो तो हमेशा भरी हुई है, परिपूर्ण है, संपूर्ण है। हमारी चेतना की घोषणा तो हमारे ग्रंथों में की जा रही है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो जो स्वयं ब्रह्म है उसके पास कमी कहां से है, उसके पास लैक कहां से है? एक मिट्टी है, उस मिट्टी में आपने बहुत से पेस्टिसाइड्स डाले, उसमें आपने बहुत से केमिकल्स डाले, बहुत सा टॉक्सिक कंपाउंड्स डाले, उससे भी फल निकलेगा, फ्रूट निकलेगा, जैसा कि आज हम देखते हैं सब पेस्टिसाइड्स वाले फ्रूट्स। एक मिट्टी ऐसी है जिसमें ऑर्गेनिकली फ्रूट ग्रो कर रहा है, खाद डाली है सिर्फ नेचुरल, उससे भी दोनों देखने में समान लगेंगे, लेकिन दोनों की नेचर में जमीन आसमान का फर्क होगा। वैसे ही जब हम मन से कुछ चीज का भाव कर रहे हैं, वो भाव अलग होगा जब हम चेतना स्वरूप ऑर्गेनिक, बिल्कुल मिट्टी साफ, कोई केमिकल, कोई टॉक्सिसिटी, कोई मन की कमी, कोई गंदगी वहां पर नहीं है, तो वहां पर हम भरे हुए हैं। और जब भरे हुए उस चैतन्य से इंसान मैनिफेस्ट करता है तो वो जिंदगी में कुछ भी पा सकता है। इसलिए भाव नहीं बदलने, चेतना के साथ कनेक्ट करना है। चेतना के साथ कनेक्ट तो करना है, वो आपने कहा मेडिटेशन के थ्रू, या कुछ और प्रैक्टिसेस भी होती हैं, तो वो भी एक आप बताइएगा कि कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं। साथ में हम मन के साथ तो जुड़े हैं, तो मन में से ही तो आ रहा है कि हमें इतना चाहिए, तो उसको कैसे अलग कर सकते हैं? देखिए, यही मैं बात अभी हम ऑफ कैमरा भी यही बात कर रहे थे कि जहां पर चाहिए का भाव है वहां पर कमी है। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ, हमारे क्वांटम अलाइनमेंट के बैचेस चलते हैं बहुत सारे, और मेरे पास लाखों पार्टिसिपेंट्स हर वीक आते हैं, और मैं देखता हूँ उनमें से 99% एक ही चीज़ बोल रहे होते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो मैं उनको बोलता हूँ कि जहां पर चाहिए आ गया, यूनिवर्स आपकी चाहत का जवाब नहीं देता, वो आपकी स्टेट का जवाब देता है। इसलिए मैं एक लाइन बोलता हूँ, यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। आप क्या हो, आपको वही मल्टीफोल्ड होके मिलेगा। आप जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा। अगर चाहने से मिलता फिर तो हम पता नहीं कैसे क्या, और पता दुनिया ही ना एग्जिस्ट करती, लोग क्या क्या चाह लेते और क्या क्या खत्म कर देते और क्या क्या वो कर लेते, डिसरप्शन हो जाता। चाहने से नहीं मिलता है, भगवान चाहने से जवाब नहीं देता। वो कहता है जो तुम्हारी स्टेट है उस स्टेट को रिस्पॉन्स दूंगा। तो अगर तुम्हारी स्टेट भरे हुए इंसान की है तो तुमको और भरा जाएगा। कहते हैं भरे हुए को भरा जाता है, खाली को और खाली कर लिया जाता है। हाँ। अगर तुम्हारी स्टेट भरे हुए की है तो और भरूंगा। आप नेचुरली भी, आप कहीं पर भी आप देखोगे, आप अपने फोन में कोई ऐप डाउनलोड करना चाहोगे ना, आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो आप पता है कौन सी ऐप डाउनलोड करोगे जिसके सबसे ज्यादा स्टार रेटिंग हो, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हो। आपने यूट्यूब पर एक वीडियो सर्च किया कि हाउ टू क्योर माई स्ट्रेस, आपके सामने 50 वीडियोस आएंगे। आप पता है किस वीडियो पर क्लिक करोगे जिसके व्यूज सबसे ज्यादा हो? जो खाली है, जिसके व्यूज 3 हैं, हो सकता है वो बढ़िया कंटेंट दे रहा हो, लेकिन आप भरे हुए को भरते हो, खाली को नहीं भरते हो। आपने कभी NH1 पे यहाँ ट्रेवल किया हो, अमृतसर की तरफ, दिल्ली से अमृतसर जो नेशनल हाईवे जाता है, आप देखोगे मुरथल एक जगह आती है, ढाबे ही ढाबे हैं, ढाबे ही ढाबे हैं। जिस ढाबे पे सबसे ज्यादा गाड़ी खड़ी है, जहां पैर रखने की जगह नहीं है, आप भी वहीं रुकोगे। जो खाली है वो अच्छा खाना दे सकता है, हमें लगता है, लेकिन हम वहां पर नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी खाली को नहीं भरता, सब भरे हुए को भरते हैं। ब्रह्मांड भी यही काम कर रहा है, भरे हुए को भर रहा है। अगर आप गम से भरे हो वो और गम दे रहा है, अगर आप खुशी से भर रहे हो वो और खुशी दे रहा है। तो वो हमारी स्टेट को रिस्पॉन्स दे रहा है यूनिवर्स, हमारी चाहत को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। और गलती यही हो रही है कि जब लोग आते हैं वो बोलते हैं सर मैं ये पाना चाहता हूं, मैं कहीं यहीं रुक जाओ। चाहना नहीं है। अब आप कहोगे चाहेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, मतलब ये भी क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपका क्वेश्चन मैंने बीच में ही काट दिया कि चाहेंगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और आप देखोगे कि चाहना हमारे मन का एक स्वभाव है, हमारी चेतना का नहीं। हमारी चेतना संपूर्ण है, परिपूर्ण है। तो जब मैं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करता हूं कि मैं चेतना के साथ ज्यादा जुड़ता हूं, मैं अपनी कॉन्शियसनेस को ज्यादा एक्सपैंड करता हूं। भी मेरी कॉन्शियसनेस कॉन्ट्रैक्टेड है, जितनी कॉन्शियसनेस कॉन्ट्रैक्टेड है उतना मैं मन और शरीर के साथ जुड़ूंगा। जितनी मेरी चेतना एक्सपैंड करेगी उतना मैं चेतना के साथ जुड़ूंगा और मन और शरीर को दूर से देख पाऊंगा। तो अगर मैं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करता हूं जहां मैं चेतना के साथ जुड़ता हूं तो मेरा स्वभाव आनंद का हो जाता है, मेरा स्वभाव भरे हुए व्यक्ति का हो जाता है। फिर मैं पाना चाहता नहीं हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पा लिया है। क्योंकि मेरी एक ऐसी स्टेट है, चेतना का एक ऐसी अवस्था है जहां पर मैं परिपूर्ण हूं।
जहां पर मैं संपूर्ण हूं। और मैं ये हर एक को ये बात बोलता हूं, आपको भी ये बात बोलना चाहूंगा कि मैंने भी अपनी जिंदगी में सब कुछ तब पाया जब मैं पाना चाह नहीं रहा था, जब मैं हो गया। क्या हो गया? संपूर्ण हो गया, परिपूर्ण हो गया। वो मन से होना इम्पॉसिबल था, वो बुद्धि से होना इम्पॉसिबल था, मेरे अहंकार के लिए घोषणा करना कि मैं सब कुछ पा चुका हूं ये इम्पॉसिबल था, लेकिन मेरी चेतना के लिए इस स्वभाव को जानना कि मैं परिपूर्ण हूं, संपूर्ण हूं और आनंदित हूं, ये जानना बहुत आसान था। तो मैंने मन को प्रभावित नहीं किया, बुद्धि और अहंकार और शरीर को प्रभावित नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उन आवरणों को हटा के अपनी चेतना को छूने का प्रयास किया। जब वो प्रयास किया तो पाया, अरे यार मैं तो परिपूर्ण हूं, मैं तो संपूर्ण हूं, भगवान ने इतना कुछ दिया है। ध्यान से निकलता था और सिर्फ आभार निकलता था, ग्रैटिट्यूड। सिर्फ आप, अरे रोटी मिल रही है, आभार परमात्मा का, शुक्र है ऊपर वाले का, उस खुदा का, परमात्मा, वाहिगुरु, जो नाम दो उसका, बहुत आभार है। मैं सांस ले पा रहा हूं, अरे बहुत आभार है। सुबह उठता था तो ऐसे लगता था कि यार लाखों लोग तो सोते सोते चले गए होंगे, मैं उठाऊं, क्या शुक्र है परमात्मा का, क्या आभार है, एक और दिन दिया जीने के लिए। तो जब आप उस ध्यान की अवस्था में जाते हो तो आप देखते हो आपकी स्थिति परिपूर्ण होने की, संपूर्ण होने की और आनंदित होने की बन गई है, जो आपके आने वाले जीवन को पूरी तरह से इंपैक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है, प्रभावित करती है। और आप अब चाह नहीं रहे हो पाना, बल्कि आप हो गए हो संपूर्ण, और आप संपूर्ण को ही अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। बहुत अच्छा बताया आपने ये। लेकिन ये स्टेट नॉर्मली हम लोग अचीव कर ही नहीं पाते। अगर नॉर्मल लोगों से बात करूं तो ये स्टेट कभी कभी बहुत मुश्किल से कभी हम अचीव कर भी पाए, तो वो वाली चीज़ होती है। तो कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे डेली बेसिस पे इसे अचीव करें? एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हर वक्त इस स्टेट में रहना है, या फिर सुबह जैसे उठकर हम लोगों ने मैनिफेस्टेशन की जो चीज़ें होती हैं वो की और उसके बाद छोड़ दिया, तो क्या एग्जैक्ट फॉर्मेट है इसका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूजा, आप एक चीज़ देखो कि आपके सवाल को मैं थोड़ा सा वो करना चाहूँगा। आपने कहा हम ये स्टेट को अचीव नहीं कर पाते, लेकिन मैं ये बात बोलूँगा कि हम अचीव इस स्टेट को करना नहीं चाहते। अच्छा। अगर हम साइकोलॉजी को थोड़ा सा पढ़ेंगे और हम डीप डाइव करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा माइंड एक सेकेंडरी गेन की तरफ भागता है। हमारे माइंड को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए और वो है अटेंशन। बचपन से हमारी एक प्रोग्रामिंग की गई अटेंशन की। बच्चा छोटा होता है, गिरता है, गिरता है, जैसे ही गिरता है उसके 4 लोग उसकी तरफ भागे, ओ मेरा बेटा गिर गया, ओ और वो अगर टेबल से गिरा है तो हम टेबल को पीटना शुरू कर देते हैं कि देखो इसने गिरा दिया मेरे बच्चे को। अब बच्चे का एक वो अल्फा से थीटा मोड में है बच्चा और उस रिसेप्टिव मोड में है, वो कह रहा अच्छा गलती अपन की नहीं थी, गलती टेबल की थी। तो पहला भाव ये डेवलप हो जाता है कि मैं तो गलत हूं नहीं, गलत तो समाज है, गलत तो सोसाइटी है, गलत तो लोग हैं। हम दूसरों को ब्लेम करना सीख जाते हैं। दूसरा, जब हम उसको गिरता है और हम आके उठाते हैं तो वो एक चीज सीख जाता है कि यार जब रो तो बड़ी अटेंशन मिलती है। मैं पिछले 3 दिन से चॉकलेट मांग रहा था, कोई नहीं दे रहा था, और जैसे ही गिरा चॉकलेट, चाचा भी कह रहे हैं चल तुझे टॉफी लेके देता हूँ, चल मम्मी भी कह रही है चल तुझे चॉकलेट, क्या खाएगा मेरा बेटा बताओ, उनको वो लेके। तो बच्चे के दिमाग में हमने ये प्रोग्राम कर दिया कि बेटे पहली तो गलती तुम्हारी नहीं है, गलती टेबल की थी, टेबल की पिटाई कर देंगे हम। तो उसको ये समझ में आया कि गलती मैं गिरा हूं, अपनी ठोकर से मुझे चलना नहीं आ रहा था, तो भी गलती टेबल की है। दूसरा, उसको समझ में आया कि यार जब हम रोते हैं तो अटेंशन बड़ा मिलता है। हमें ये कॉन्शियसली नहीं पता, लेकिन पूजा आप एक चीज देखोगे, हमारे माइंड ने इसको रजिस्टर कर लिया और इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं सेकेंडरी गेन। अटेंशन हमारा सेकेंडरी गेन है। हमारे ब्रेन को हमेशा अटेंशन चाहिए कि मुझे लोग पूछें। हाँ। हम पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं, हम रिलेशंस अच्छे इसलिए चाहते हैं, हम सक्सेस इसलिए चाहते हैं, हम करियर में बढ़िया ग्रोथ चाहते हैं कि मुझे अटेंशन मिले, कि लोगों को लगे कि वाह भैया ये तुम तो बहुत बढ़िया आदमी हो। किसी के पास छोटी गाड़ी थी, वो बड़ी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ईएमआई पर इसलिए लाता है कि मुझे पड़ोसी से ज्यादा अटेंशन मिले, कि मेरे पास ज्यादा। तो मेरा, अगर हम यहां से थोड़ा डीप डाइव करें तो मेरे लिए अटेंशन एक सबसे बड़ा गेन है। जब मुझे जिंदगी में कुछ नहीं मिल रहा होता, अब बच्चे तो हम रहे नहीं, हम बड़े हो गए, एडल्ट्स हो गए, अब हमें कोई पूछ नहीं रहा, हमें ठोकर लग रही है, कोई नहीं पास आ रहा, कोई चॉकलेट नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो मैं अपने मन को इस स्थिति के लिए रिवॉर्ड देना शुरू करता हूं कि यार मेरा तो जीवन ही खराब है, भगवान पता नहीं मेरे साथ ही गलत क्यों करता है। हो सकता है पिछले जन्मों का कोई कर्म रहा हो, पता नहीं लोगों को बढ़िया बढ़िया कैसे मिल जाता है, कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी इतना बढ़िया सब कुछ मिल रहा है। तो ये मैं अपने मन को गेन दे रहा हूं कि चिंता मत कर, मैं तुझे अटेंशन दे रहा हूं, तू परेशान ना हो। अब मन को इस स्थिति में अटेंशन मिलने लग जाती है। ये डीप साइकोलॉजी है, डीप साइकोलॉजी। मन कहता है कि भाई तू कुछ नहीं कर पा रहा तो चिंता मत कर, तुझे अटेंशन मिल रही है, मैं दे रहा हूं।
मैं तेरे लिए पिटी कर रहा हूँ, सेल्फ पिटी, जिसको तरस खाना बोलते हैं। मैं तेरे पे तब बेचारा यार, मेरा कुछ बनता है, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, कुछ होता ही नहीं है। फिर हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो भी बोलता है तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम्हारा कुछ बनता नहीं। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया कह रहे हो तुम, लोग तुम्हारे साथ बुरा कर, हाँ 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 बिल्कुल बुरा कर। उसको अटेंशन चाहिए, सेकेंडरी गेन है ये हमारा, और सबसे बड़ा गेन है। प्राइमरी हमें दिखता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा गेन है। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं ये प्रैक्टिस कर नहीं पाता, ये गलत है। मैं करना नहीं चाहता, मेरा मन करने नहीं देता। वो कहता तू परेशान, ठीक है, तू परेशान रहेगा, मैं तेरे पे ध्यान देता रहूंगा। तू जैसे ही कुछ करने लगेगा, मैं तेरे पे ध्यान देना बंद कर दूंगा। अच्छा। तो इसलिए हमारा मन बाधा बनता है बहुत बड़ा हमारे किसी भी इस प्रयास में। तो ये कहना कि मैं ये कर नहीं पाता ध्यान, ये गलत है। मैं करना नहीं चाहता, तो उसके लिए क्या स्थिति है कि पहले मैं अपने मन को शांत करूं। मेरे मन की बकबक जब शांत होती है, तो मेरा ध्यान में उतरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर ये सवाल नहीं आता कि मैं कर नहीं पाता। फिर आपका मन जब नहीं है, तो आपकी चेतना आपको पुकारेगी, आओ ध्यान में बैठते हैं। 1 घंटा बैठते हैं, 2 घंटा बैठते हैं, 3 घंटा बैठते हैं। तो तब आपके लिए बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा। जब मन नहीं है, जब इच्छा नहीं है, जब कमी नहीं है, जब लैक नहीं है, जब दुख नहीं है, जब दर्द नहीं है। और इस स्थिति को कहते हैं कैवल्य की स्थिति, कि ध्यान में आने के लिए आप उस मन को शांत कर दो थोड़ी देर के लिए। और मन को शांत करने का योग में सबसे बड़ा तरीका बताया गया है। एक बहुत सुंदर टेक्स्ट है हमारा एंशिएंट हठ योग प्रदीपिका। हठ योग प्रदीपिका के दूसरे चैप्टर के दूसरे श्लोक में कहा गया, चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। चले वातम, वात मीन्स वायु, प्राण। चले चित्तम, जिस प्रकार वायु प्राण चलेगा, उसी प्रकार चित्त चलेगा। चित्त यानी मन बुद्धि अहंकार का कॉम्बिनेशन। अच्छा। जैसे प्राण वायु चलेगी, वैसा मन चलेगा। निश्चलम निश्चले भवेत, और वही आपके जीवन को कंट्रोल करेगा। अगर मेरे मन चंचल है, इसका मतलब मेरी प्राण वायु चंचल है। अगर मेरी प्राण वायु स्थिर हो जाए, तो मेरा मन भी स्थिर हो जाता है। तो ये मन है, ये प्राण वायु है। हम मन को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं करना, ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि मन को हम मन ही से कंट्रोल कर रहे हैं। हम मन को मन से कंट्रोल कर ही नहीं सकते। मुझे मन को कंट्रोल करने के लिए टूल चाहिए। इसलिए हठ योग प्रदीपिका में कहा गया, चले वातम चले चित्तम। जैसे वात चलेगी, प्राण चलेगा, वैसे चित्त चलेगा। आप जब गुस्से में होते हैं, सांसें बड़ी तेज हो जाती हैं। आप जब शांत होते हैं, सांसें बड़ी काम हो जाती हैं। जब एक छोटा बच्चा सोता है, सांसें नाभि में जाती हैं। जब आप मोहब्बत में होते हैं, सांसें बड़ी सटल हो जाती है, बहुत छोटी, उसको केवली कुंभक बोलते हैं। केवली कुंभक लग जाता है, बड़ी सटल हो जाती हैं, शांत। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे, कोई व्यक्ति बढ़िया है, तो आप देखोगे आपका ऑरा एक्सपैंड हो गया, आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया, आपका शरीर प्रसन्न है, मन प्रसन्न है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हो जिसकी एनर्जीज नेगेटिव हैं, आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्टेड होगी, आप उससे छुपाना चाहोगे, ज्यादा बात नहीं करना चाहोगे, सप्रेस्ड हो गए, और आपकी सांसें यहां से यहां वापस जाएंगी, छोटी, मतलब जाती तो लंग्स में, लेकिन बहुत छोटी सांस हो जाएगी। तो चले वातम चले चित्तम, जैसे वात चल रही है वैसे चित्त चल रहा है, और जैसे चित्त चल रहा है वैसे ही वात हो जा रही है। तो अगर मुझे चित्त को बदलना है, मैं चित्त को नहीं बदल पा रहा, तो मैं प्राण वायु को बदलता हूं। अच्छा। तो मुझे अगर अपने मन को पहले कंट्रोल करना है, तो मुझे अपनी सांसों को कंट्रोल करना है। तो अगर मैं अपनी सांसों को गहरा करूं, जैसे अभी हम एक छोटा सा प्रयास करके देखें, सब भी हमारे साथ करना चाहेंगे तो करेंगे, लोगों को भी बहुत मजा आएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हम लोग डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करेंगे, आंखें बंद करके करेंगे। और ये जो इनहेल एक्सहेल है, आप इसको ऐसा आभास करेंगे, भाव देंगे कि आपकी नाभि में जा रहा है। अच्छा। नाभि से नीचे जा रहा है, जो हमारा मूलाधार है, वहां तक भाव ऐसा करना है। जाता लंग्स में, लेकिन भाव आपके प्राणों की गति को डिसाइड करते हैं। लंग्स में सांसें जा रही हैं, प्राण पूरे शरीर में ट्रेवल कर रहा है। इस प्राण को हमने नाभि से नीचे ट्रेवल करवाना है और यहीं से बाहर निकालना है, बहुत स्लो। मैं काउंटिंग करूंगा, आप करेंगे, सब जो स्टूडियो में सब लोग भी करेंगे, ठीक है? धीरे से आंखें बंद कर लीजिए, सब लोग जो सुन रहे हैं वो भी कर लीजिए। मैं इनहेल बोलूंगा और फिर उसके बाद मैं कुछ नंबर्स बोलूंगा, वहां तक 5 तक हम काउंट करेंगे। इनहेल 1 2 3 4 5। एक्सहेल 1 2 3 4 5। Inhale 1 2 3 4 5। Exhale 1 2 3 4 5। Relax and you can open your eyes। 20 से 25 सेकंड लगे। क्या जब आप ये सांसों की प्रक्रिया कर रहे थे, आपके पास कोई विचार था? नहीं। कोई थॉट्स आ रहे थे? नहीं। क्या करना है, क्या पाना है, क्या कमी है, क्या नहीं है, कुछ आ रहा था? नहीं। वात जैसे चली, चित्त वैसा हो गया। आपकी वात शांत हुई, प्राण शांत हुए, गहरे हुए, चित्त भी गहरा हो गया।
अब कोई कमी का भाव नहीं है, कोई इसको बोलते हैं शून्य अवस्था। कि आप एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर, और शून्य का मतलब सिर्फ खाली नहीं है, शून्य सबसे बड़ा भराव है। शून्य ही भरता है। लोग जो कहते हैं ना मैं कुछ बड़ा करना है, मैं पूछता हूँ क्या, वो कहते हैं 2-4 जीरो और लग जाए। तो जीरो तो खाली है, वो कहते हैं जीरो ही भरती है। जितनी जीरो लगेंगी उतना भरते जाएंगे। ऐसे ही जितना शून्य होते जाएंगे उतना भरते जाएंगे, जितना शून्य होगे उतना भर दिया जाएगा। तो अगर आप शून्य अवस्था में जाते हो, आप देखोगे परिपूर्ण थे, संपूर्ण थे। क्यों? क्योंकि मन नहीं था, आपका कोई अहंकार, ईगो नहीं थी कि मैं कौन हूं, कितनी बड़ी एंकर हूं, दूरदर्शन में काम करती हूं, क्या हूं। आपका कोई शरीर नहीं था कि शरीर बैठा है, थकान है, हिलना है, डुलना है, नहीं कुछ करना है। मन नहीं था, कमी क्या है जिंदगी में, क्या नहीं है, क्या अच्छा करना है, क्या, कुछ भी नहीं था। क्या था? सिर्फ चेतना, जो इस सांसों को एक्सपीरियंस कर रही थी। चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। जैसे प्राण चलेगा वैसे चित्त चलने लगेगा। तो मैं कहता हूं अगर जिंदगी में कोई भी चैलेंज, मतलब आप मुझसे अगर ये पूछो कि मुझे आपसे सिर्फ 10 सेकंड के लिए बात करनी है, कोई एक चीज बताओ, मैं कहूंगा सांसों को गहरा करो, समान करो, बस। इससे बड़ा ज्ञान धरती पर नहीं हो सकता अपनी सांसों को गहरा करने से। तो अगर आपने सांसें गहरी की, चित्त शांत होगा, और शांत चित्त सत चित्त आनंद की स्थिति है, जहां आप आनंदित हो, जहां आप परिपूर्ण हो। और इसके बाद आप जैसा भाव करते हो, वो भाव आपके मन से नहीं, वो आपकी चेतना से आता है। अच्छा। भाव, क्योंकि अब आपका मन था ही नहीं, अब आपके पास जो भी कुछ आएगा वो आपकी चेतना से आएगा। आप जो ढूंढना चाह रहे थे, जिस सवाल का जवाब, वो आपकी चेतना से आएगा, वो मन से नहीं आएगा। मन के पास एक लिमिटेड नॉलेज है, बुद्धि के पास एक लिमिटेड चीज है जानने के लिए। तो पुराने लोग, जैसे मैं अक्सर पॉडकास्ट में बात करता हूं कि पुराने लोग ये कैसे अपने अंदर उतर के बता दिया करते थे कि नवग्रह हैं। हाँ, इनर वॉइस उनकी जो होती थी शायद कहीं ना कहीं मतलब हमने टेलीस्कोप का आविष्कार हमने 1600 शताब्दी में किया, 1600 एडी में, लेकिन हमारे पास तो 5000 साल पुराने नवग्रह के मंदिर हैं, 10,000 साल पुराने मंदिर हैं। कहां से उन्होंने बताया कि और हनुमान चालीसा में लिख दिया गया कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर। युग सहस्त्र योजन, एक योजन 13 माइल्स, 13 किलोमीटर पूरी दूरी बनाओ, 150 करोड़ लाइट ईयर्स बनता है, सूर्य की दूरी बनती है पूरी। वो कैसे लिख दिया हजारों साल पहले, जबकि हमारे पास कोई एस्ट्रोनॉमिकल फिगर, हम स्पेस में गए नहीं। जब आप अपने अंदर उतरते हो तो आपके पास उस डिवाइन कॉन्शियसनेस, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की पूरी जो एक्सेस है वो आपके पास अवेलेबल होता है। तो जिसने ब्रह्मांड रचा है, जो ब्रह्म तत्व है, जब आप उसके साथ कनेक्ट करते हो तो आप भी ब्रह्म ही हो। इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया अहम ब्रह्मस्मि। वो किसने घोषणा की? उसका मतलब ये नहीं था मैं ब्रह्मा हूं, उसका मतलब था मैं भी ब्रह्म ही हूं। ब्रह्म मतलब वो डिवाइन कॉन्शियसनेस जिससे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो अगर मैं भी वही कॉन्शियसनेस हूं, तो मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर ने मुझे रोका हुआ है ये जानने से कि तू डिवाइन कॉन्शियसनेस है। जब मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार हटते हैं और मैं वो ब्रह्म स्थिति में या शून्य स्थिति में अपने आप को ले जाता हूं, तो मैं परिपूर्ण हूं, संपूर्ण हूं, जो चाहूं जिंदगी में वहां तक पहुंच सकता हूं। और इनफैक्ट ये वो स्थिति है जहां चाहत खत्म हो जाती है। लोगों को लगेगा कि अगर चाहत खत्म हो गई तो मैं कैसे पाऊंगा, मैं आगे मैनिफेस्ट कैसे करूंगा। आपकी स्टेट परिपूर्ण हो गई, आपकी स्टेट मैनिफेस्ट करेगी। आप तो पहले भी नहीं कर पा रहे थे। क्या आप पहले कर पा रहे थे जो चाह रहे थे मैनिफेस्ट? नहीं कर पा रहे थे। आपकी स्टेट मैनिफेस्ट करती है। अगर मैं चाहता हूं कुछ पाना, तो मेरा जो मशीन लैंग्वेज है, जो मेरी कोडिंग है, जैसे आपका फोन है, इसमें जो वीडियो आप देखते हो, लैपटॉप में कोई ये वीडियो देख रहा है तो ये वीडियो दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे 0101 जिसको हम बाइनरी कोडिंग बोलते हैं, वो किसी वाईफाई चैनल के थ्रू वो कोडिंग ट्रांसफर हो रही है। पीछे कोडिंग क्या है? 01, मशीन लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, बाइनरी कोडिंग। दिख क्या रहा है? वीडियो। अब देख, एक जिसने कभी कंप्यूटर्स नहीं पढ़ा, जिसने आईटी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कहेगा अच्छा ऐसे होता है कि पीछे 0101 है। पीछे लिटरली हार्ड डिस्क में, रैम में, सब जगह जो प्रोग्रामिंग है वो बाइनरी की फॉर्म में है। लेकिन दिख क्या रहा है? वीडियो। ऐसे ही जो मैं ब्रह्मांड को बोल रहा हूं मुझे ये पाना है, मुझे ये चाहिए, तो दिख क्या रहा है? चाहिए। कोडिंग क्या है पीछे? लैक, कि तेरे पास अभी नहीं है इसीलिए तो चाहिए। तो मेरी स्टेट चाहत से डिफाइन नहीं होती, मेरी स्टेट मेरी कोडिंग से डिफाइन होती है। और कोड, मैं बोल रहा हूं कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, पीछे स्टेट क्या है कि अभी तेरे पास नहीं है, गरीब है तू। तो इस समय मेरी स्टेट क्या है? खाली, नहीं होने की, कमी होने की, गरीब होने की। तो ब्रह्मांड मेरी स्टेट को जवाब देता है, मेरी चाहत को नहीं। अगर सिर्फ इतनी सी चीज समझ में आ जाए, सिर्फ इतना कि वो मेरी स्टेट को रिस्पॉन्स देगा, मेरी चाहत को नहीं देगा,
तो मुझे अपनी चाहत को ट्वीक नहीं करना, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तरीके 369 5222 ये तरीका वो आपको लगता है जो ऊपर कोई भगवान या कोई यूनिवर्सल इंटेलिजेंस उसको हम पागल बना सकते हैं? नहीं। कि मेरी स्टेट तो है अभी नेगेटिव, लेकिन मैं एक तरीका लगाता हूं, 3 बार लिखता हूं, 6 बार लिखता हूं, 9 दिन के लिए लगातार लिखता हूं, मिरर में दे फलाना, हम उसको बुद्धू बना लेंगे कोई टेक्निक लगा के? क्या उसको मैन्युपुलेट किया जा सकता है? उस डिवाइन कॉन्शियसनेस को नहीं किया जा सकता। वो तो मेरी स्टेट का जवाब दे रही है। तो अगर मेरी स्टेट कमी की है, वो मुझे और कमी दे रहा है, क्योंकि स्टेट को ही रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यही प्रिंसिपल है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लाइक मीन्स व्हाट? किसको अट्रैक्ट कर रहा है? सेम टू सेम चीज को। किस चीज को? मेरी चाहत को नहीं, मेरी स्टेट को। तो अगर मेरी स्टेट भरे हुए इंसान की है, मुझे और भरा जाएगा। मेरी स्टेट खाली इंसान की है, मुझसे और ले लिया जाएगा। तो मुझे मेरी स्टेट पे ध्यान देना है, मेरी चाहत पर नहीं। ठीक है, हमने अपनी स्टेट पे ध्यान दिया और उसको पकड़ा, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहेंगे नहीं कि हमें क्या करना है, क्या बनना है, एक हमारा विजन होता है ना कि हमें यहाँ तक जाना है, तो वो जाने के लिए क्या हमें एक्शन भी लेना है, हमें उस पर काम करना है। तो वो एफर्ट वाला जो है, जो कि अगर हम एफर्मेशंस या मैनिफेस्टेशन भी करते हैं तो लिखते हैं, सब कुछ करते हैं ना, तो वो पार्ट क्या ज़रूरी है करने वाला, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल ज़रूरी है। एफर्मेशंस भी ज़रूरी हैं, विजुअलाइजेशन भी ज़रूरी है, सब चीज़ ज़रूरी है। लेकिन अगर उसमें भाव मिसिंग है तो वो मैकेनिकल हो गया। जैसे अभी भी मैं किसी से पॉडकास्ट पे बात कर रहा था कि मैं किसी के घर गया, तो मेरे दोस्त थे, उनके फादर, सुबह मैं जाता था कॉलेज जाने के लिए उसको पिक करने के लिए, तो वो उसके फादर रोज़ सुबह पूजा प्रार्थना कर रहे होते थे। तो वो जैसे ही बेल बजती तो वो ऐसे वो कह देखो दरवाजे पे कौन आया है, अरे यार शोर मत मचाओ यार। ये मैकेनिकल है, राइट, इसमें भाव नहीं है। एक शायर का बड़ा खूबसूरत शेर है पूजा, वो कहते हैं, शायद गालिब ने कहा होगा, मुझे नहीं पता, कहते हैं आज घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कह रहे हैं अगर मस्जिद बहुत दूर है और मैं खुदा की इबादत नहीं कर पा रहा, तो चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसा देते हैं, क्योंकि ये भी खुदा की इबादत जैसा ही हो जाएगा। तो खुदा, भगवान, परमात्मा, वाहिगुरु, ये मेरे भाव को देख रहा है, ये मेरे मैन्युपुलेशन को नहीं देख रहा। कि तुम मंदिर आए, भाव नहीं था, समझो कुछ नहीं था, और तुम अपने घर बैठे हो और किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दिया, तुमने भाव दे दिया उसको। तो मुझे वो भाव क्रिएट करना है। अगर मैं सीट ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं भी जा पा रहा हूं, तो मुझे एक परिपूर्ण और संपूर्णता का भाव क्रिएट करना है। और ये भाव एक ही चीज से आता है, वो आता है शुक्र अदा करने से। अच्छा, मतलब अगर जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं ना कि मुझे चेतना के स्तर पर जाना पड़ेगा सच्चिदानंद को अनुभव करने के लिए, संपूर्ण परिपूर्ण को अनुभव करने के लिए। लेकिन अगर मैं उस स्टेट पर नहीं जा पा रहा हूं, तो सब कुछ मेरा मन से ड्राइव होके आ रहा है, और मन में तो लैक है, मन में तो कमी है। तो अगर पहला काम मैं नहीं कर पा रहा, तो मुझे मेरे मन की कमी को दूर करना है। मुझे अपने मन को यह बताना है कि मेरे पास कमी नहीं, मैं परिपूर्ण हूं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, आभार। इसलिए सब बोलते भी हैं ज्यादातर कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। अगर कोई वीडियो देख रहा है, पॉडकास्ट देख रहा है और उसने मुझे कभी भी सुना है, तो वो ये जानता होगा कि मेरी जिंदगी को बदलने वाली जो सबसे बड़ी चीज थी वो ग्रैटिट्यूड था। मैंने अभी भी ये बात बोली, दोबारा बोलना चाहूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ तब पाया जब मैं पाना नहीं चाह रहा था। सब कुछ मतलब, तो आप क्या चाह रहे थे? मतलब पाना नहीं चाह रहे थे तो क्या चाह रहे थे? मैं संपूर्ण था, मैं सिर्फ शुक्र अदा कर रहा हूं। अच्छा, मैं दिन में वो चीजें ढूंढ रहा हूं कि मैं किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हूं। मैं जब लाइफ के बड़े टफ फेज में था, मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि तुम्हें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने कहा ये क्या होता है? बोले तुम शुक्र अदा करो, तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या है। मैं कहा अबे तुझे पता भी है मेरी जिंदगी की बैंड बजी पड़ी है। तेरे लिए कहना बड़ा आसान है, बैठ के बोलना बड़ा आसान है कि शुक्र किस चीज का। मैं कहा इतना कर्जा है, इतना रिलेशनशिप्स का, इतनी मेरी हेल्थ खराब है, मेरे को बीमारियां लगी हुई हैं, किस चीज का शुक्र अदा करूं? कहता कुछ तो होगा जिसका शुक्र अदा करना है। मैं कहा कुछ भी नहीं है, तुम्हें क्या पता। तब उसने मुझे एक स्टोरी सुनाई, आप कहें तो मैं। हाँ बिल्कुल। उसने मुझे एक हदीस का एक वाक्य सुनाया, हजरत मूसा का। अच्छा। उसने कहा एक हजरत हुए, हजरत मूसा, ऐसा हदीस में एक वाक्य आता है, इस्लाम में एक रवायत है। कहते हैं हजरत मूसा की ऊपर वाले से बात हो जाती थी, भगवान से, खुदा से। अच्छा। तो वो कहते हैं कि एक दिन एक इंसान ने कहा कि मूसा आपकी ऊपर वाले से बात होती है तो उसको कहना कि मुझे और नहीं दे,
मेरे पास बहुत है, मतलब मेरा दुकान चल रही, काम चल रहा है, बहुत शुक्र किया है ऊपर वाले का, बहुत मतलब इतना शुक्र है कि सब कुछ है मेरे पास। तो उनको बोल दो कि अब और नहीं दे, और नहीं चाहिए, जब बात हो मेरा मैसेज दे देना। मूसा कहते हैं ठीक है दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, गरीब आदमी बैठा होता है, वो उसको पूछते हैं, कहते हैं हाँ क्या कहना है। वो कहते हैं कि मूसा तुम्हारी खुदा से बात होती है? कहते हैं हाँ होती है। कहते हैं खुदा को बोलना कुछ तो दो। कुछ भी नहीं है, एक कपड़ा है तन ढकने के लिए, वो भी प्राइवेट पार्ट ढका हुआ है, कुछ है ही नहीं। मैं उसको बोलना कुछ तो दे, ऐसा मेरा मैसेज दे देना। कहते हैं ठीक है। कहते हैं जब हजरत मूसा का राब्ता हुआ खुदा से, कहते हैं 1 to 1 बात होती होगी, सिद्धों की हो जाया करती होगी। कहते हैं जब खुदा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो एक इंसान है, वो कह रहा है कि मुझे इतना कुछ दिया, अब और देना बंद कर दो, उसका मैसेज है ये, तो मुझे आपको देना था। तो वो कहते हैं ठीक है, उसको बोल दो कि इसी मोमेंट, इसी पल मिलना बंद हो जाएगा, उसको कहना शुक्र अदा करना बंद कर दे। कहते वो दूसरा आदमी है, वो कह रहा है मुझे कुछ तो दो। कहते ठीक है, उसको बोलना अभी से सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, शुक्र अदा करना शुरू कर दे, आभार व्यक्त करना। वो वापस आते हैं, वो अमीर आदमी पूछता है कि मेरी बात की? वो कहता है हाँ की। कहते क्या कहा? कहते उन्होंने कहा है कि शुक्र अदा करना बंद कर दे, मिलना बंद हो जाएगा इसी मोमेंट से। कहता वो तो मैं नहीं कर सकता, उसने दिया इतना कुछ है, मैं कैसे बंद कर दूं शुक्र अदा करना? कहता फिर मिलना भी बंद नहीं हो सकता। तुम मांग रहे हो कि ऊपर वाला बंद कर दे, वो बंद नहीं कर रहा। ऊपर वाला बोल रहा है कि तुम्हारी जो स्टेट है मैं तो वो दूंगा, तुम मांगो, मांगने से नहीं मिलेगा। तुम मांग रहे हो बंद कर दूं, मैं बंद नहीं कर सकता। तुम बंद करने का भाव दे दो मुझे, शुक्र अदा करना बंद कर दो, मैं देना बंद कर दूंगा। वो कहते वो तो नहीं मैं कर सकता। कहते फिर मिलना भी बंद नहीं हो सकता। दूसरा एक और बैठा हो, वो कहता मेरी बात की, मिलेगा मुझे? वो बोले हाँ अभी इसी पल से मिलना शुरू हो जाएगा। बोले कैसे? बोला शुक्र अदा करना शुरू कर दे। मतलब किस चीज का शुक्र अदा करूं? ये कपड़ा है जो तन पे ढकने के लिए, इसका शुक्र क्या है मेरे पास? कहते हैं हवा चलती है वो कपड़ा भी उड़ जाता है। हाँ। ये मेरे दोस्त ने मुझे कहानी सुनाई, मुझे समझ में आया। कहता तू सुबह उठा है, 3 लाख लोग सोते सोते चले गए, क्या ये बड़ी बात नहीं है कि तू जिंदा बचा हुआ है? कहा यार है। क्या तूने खाना खाया? मैं कहा हाँ। कहता कई लाख लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, रोटी नहीं मिलती, रोटी के कारण मर जाते हैं, तू नहीं मरा, क्या इस बात का शुक्र नहीं है? मैं कहा हाँ है। तो कहता तुझे घर मिला हुआ, छत है सिर पे? कहता इस बात का शुक्र नहीं है? कई लोगों को रात को निकलो सिग्नल पे, फुटपाथ के ऊपर सोए हुए होते हैं लोग, गाड़ियां चढ़ा जाते हैं ऊपर, क्या तेरे सिर पे छत है, इस बात का शुक्र नहीं है? जब उसने मुझे ये बात की, मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा यार अगर शुक्र करने लगो तो इतनी चीजें हैं। उस दिन से मैंने कहा मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि मैं रोता रहूं, मुझे ये दो, मैं मंगता बना रहूं, मांगता रहूं, भिखारी बना रहूं कि मुझे ये दे दो, मुझे पैसा दे दो, मेरी नौकरी, मेरा काम लगा दो, मेरी हेल्थ ठीक है। एक तो भिखारी बना रहूं, या दूसरा है कि मालिक बन जाऊं, राजा बन जाऊं। राइट। मैंने चुनाव किया कि मैं भिखारी नहीं बनूंगा, मैं सिर्फ शुक्र। मैंने कहा करके देख लेते हैं की फर्क पैंदा है। मैं पंजाबी में की फर्क पैंदा है। मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं, वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, जिंदगी वैसे ही झंड हो रखी है, तो इसने जो बोला मैं ट्राई करके देख लेता हूं। उस दिन से मैंने अपने आप को बदला, और मैंने सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर टाइम मैंने ये ढूंढना शुरू किया क्या क्या अच्छा है। हमारा ध्यान जिंदगी में जो कमी है उस पर जाता है और कमी को लेकर के आता है। जब हमारा ध्यान जिंदगी में क्या है उस पर जाता है तो वो और होने वाली चीजों को लेकर के आता है। तो मैंने लिखना शुरू किया, भाव करना शुरू किया। मैं रोज सुबह बैठ जाता, उठते ही हाथ जोड़ता, मैं कहता वाह उठ गया, एक नया दिन मिला, वाह परमात्मा क्या बात है, आज एक और दिन मिला जीवन जीने के लिए। लाखों लोग चले गए होंगे, मुझे मिला, शुक्र है। खाना खाते शुक्र, पानी पीते शुक्र, किसी आप जैसे किसी व्यक्ति से मैं शुक्र की ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका, जो जिंदगी में दिन में होता रहता मैं सिर्फ शुक्र करता। और आप यकीन मानो 1 महीने के अंदर मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया था। जो भी नाम दो, भगवान, वाहेगुरु, अल्लाह, खुदा, वो मेरी चाहत को मैं पिछले 2 साल से मांग रहा था। भाई मेरा कर्ज, मेरे सेहत, मेरी बीमारी ठीक, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। ये जितने लोग सुन रहे हैं आप ट्राई करके देखना, आप जो मांगते हो मिलता है क्या? नहीं मिलता। मिलता वो है जो आप होते हो। तो जो आपका प्रश्न है कि हो जाना कैसे होगा, अगर वो चेतना की स्थिति पर जाकर नहीं हो पा रहा तो मन को बदलो, मन को आभार व्यक्त करने की आदत डालो।
ग्रैटिट्यूड से बड़ा एटीट्यूड कोई नहीं है, ग्रैटिट्यूड से बड़ी पावर कोई नहीं है। और मैंने तो ये चमत्कार अपने नहीं बल्कि मैंने जिसको भी, मैं 100 लोगों को बताता हूं, लेकिन 90 लोग यही बोलते हैं अभी भी कि नहीं यार इससे कुछ नहीं होता। लेकिन वो 10 लोग जो इसको अपना लेते हैं वो कहते हैं कि जी जैसे आपका जीवन बदला वैसे ही हमारा भी बदल गया। तो ग्रैटिट्यूड शुरू कीजिए, आप दिन भर भरा हुआ महसूस करोगे। आप महसूस करोगे कि यार आप कहाँ, एसी, ऑफिस, स्टूडियो, क्या लाइटिंग, क्या कहाँ बैठे हैं हम लोग। पूजा आप देखो लाखों लोगों को तो घर नसीब नहीं है। अरे यार सोच के देखो। मैं कई बार, मेरी एक वाकया जिसने मेरा जीवन बदला, मैं दिल्ली में था, काफी साल पहले की बात है। कनॉट प्लेस में आउटर सर्कल आता, मिंटो रोड की, मिंटो ब्रिज की तरफ हम जाते हैं, वहां पे एक, आपने देखा होगा आउटर सर्कल, कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल है, वहां पे उस कॉर्नर पे, सीपी के कॉर्नर पे एक मैकडॉनल्ड्स हुआ करता था उस समय पर। अच्छा। सिग्नल है, मिंटो ब्रिज की तरफ मुड़ते हैं तो कई बार शाम को आधा घंटा भी आप खड़े रह सकते हो, इतना भयंकर टाइट सिस्टम, जाम लग जाता है। मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ रेड लाइट पे। मैकडॉनल्ड से 2 लड़के बाहर निकले, कुछ बर्गर वर्गर लिया होगा तो उन्होंने आधा खाया, आधा ऐसे ही डस्टबिन में बाहर फेंक दिया। एक बच्चा आया छोटा सा भागता हुआ, डस्टबिन के अंदर घुस गया। उसने वो बर्गर उठाया, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अभी भी, मैं ये बात याद, रोंगटे लिटरली। बर्गर उठाया, वो बर्गर इतना मस्त था, वो जैसे उसको पता नहीं ब्रह्मांड मिल गया हो। वो बर्गर उठा के बर्गर खा रहा है। मैंने कहा क्या पता किसी जन्म में ये मैं हूं, और मैंने ऊपर वाले को दुआ की हो, मेरे सामने कोई ऐसा गाड़ी में बैठा हो, सिग्नल पे खड़ा हो, और मैंने दुआ की हो कि भगवान ये कचरे में से उठा के खाना पड़ रहा है, ऐसा जीवन दे दे। और उसने मुझे आज ये जीवन दे दिया। मैं गाड़ी में बैठा हूं, मस्त हवा, एसी, घर, खाना, रोटी, सब। और मैं आज फिर कंप्लेंट्स कर रहा हूं। क्या पता ये मैं हूं किसी जन्म में। अगर ये मैं हूं और उसने मुझे ये जीवन दिया तो मुझे इसका आभार व्यक्त करना चाहिए। मैंने आभार व्यक्त करना शुरू किया। पूजा, मेरी जिंदगी पहले जैसी रही नहीं, और जैसे जैसे मैं आभार व्यक्त करता गया, मैं तो देखता गया मैं परिपूर्ण हूं, मैं संपूर्ण, मुझे कुछ चाहिए, सच्चिदानंद आनंद है। अरे पानी मिल गया पीने को, इससे ही आनंद आ जाता है। मैं पानी को भी आनंदित होकर ब्लेस करके पीता हूँ। गॉड ब्लेस यू यार, तुम मेरी प्यास बुझा रहे हो। ओहो, महसूस करके देखता हूं जैसे उस बच्चे की फीलिंग, क्योंकि मेरे रोम रोम में बस गई थी। मैं देखता हूं कितने लाख लोग हैं, पीने का स्वच्छ साफ पानी नहीं है, बिल्कुल नाली का कचरे का पानी पी रहे हैं। तो मैं पानी पीते हुए भी आभार व्यक्त, मैं कहा ओहो आरओ का पानी, इतना शुद्ध साफ पानी मिल रहा है, ओहो वो भी अल्कलाइन किया, क्या बात, शुक्र है परमात्मा। वो मुझे लगता है जब ये स्टेट बदलती है, आप संपूर्ण होते हो, तो ब्रह्मांड आपकी स्टेट का जवाब दे रहा है, आपकी चाहत का नहीं। और अगर आप चेतना स्वरूप नहीं हो सकते तो अपने मन को ये स्टेट दो, और वो स्टेट दी जा सकती है ग्रैटिट्यूड से, आभार से। अगर जीवन बदल न जाए तो आके कहना, लेकिन आभार इसलिए नहीं करना कि कुछ मिलेगा। हाँ। कई लोग उसको मैकेनिकल क्रिया बना लेते हैं। नोटबुक लगाता हूं मैं इसके लिए, वो लिख तो रहे हैं लेकिन वो उसी अंकल की तरह, देखो गेट पे कौन आया है, वो मैकेनिकल हो गया है। लिखो मत, लिखना है लिखो, लिखना भी एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन मैं कहता हूं उसका भाव महसूस करो। यद भावम तद भवति। एक भाव, ग्रैटिट्यूड। दिन में सुबह उठते, खाना खाते, पानी, जिस चीज के लिए आपको लग रहा है, जैसे अभी आपको ये महसूस हो रहा होगा कि यार वो बच्चा बर्गर खाता, मुझे खाना मिलेगा तो मैं बहुत आभार करूंगी। मैं इसी स्टूडियो में बैठी हूं, इसका भी आभार है। सही बात है। मैं जिंदा हूं, इसका भी आभार है। मैं सांसें ले पा रहा हूं, इसका भी आभार है। तो अगर आप गिनने बैठोगे, लाखों चीजें हैं पूजा, और अगर दिन में हमारा उनमें से 100 पे भी ध्यान चला जाए, मैं कहता हूं जी आपकी स्टेट संपूर्ण की स्टेट हो जाएगी, और आप वो चीजें जिंदगी में देखने लगोगे। उस ऊपर वाले की बात को हमेशा याद रखना, वो कहता है कि उसको बोल देना कि आभार करना बंद कर दे, मिलना बंद हो जाएगा। हाँ। तो मुझे भी यही याद रहता है कि आभार करना मेरा एक नेचर बन चुका है, एक प्रकृति बन चुकी है, मेरा स्वभाव बन चुका है। इसलिए नहीं कि मैं कुछ पाना चाहता हूं इसलिए आभार कर रहा हूं, इसलिए आभार कर रहा हूं कि पाया हुआ है, मैं परिपूर्ण हूं, संपूर्ण हूं। और ये मुझे लगता है मेरी जिंदगी को बदलने की सबसे बड़ी चीज थी, जो किसी की भी जिंदगी को बदल सकती है। बिल्कुल अनुराग जी, मतलब हमने इसमें ये सीखा कि हमने मन को ही एक परिपूर्ण वाला स्टेट दे दिया कि हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं जो कुछ हमारे पास है, और हमारे पास बहुत कुछ होता भी है, लेकिन हम उसे देखते नहीं, ध्यान नहीं देते उस पर। और एक बार हमने ध्यान दे दिया और ये फीलिंग में आ गए, तो वो हमें नेचुरली एक स्टेट मिल जाएगी जो हम कंटेंटमेंट वाली, परिपूर्ण वाली स्टेट चाह रहे हैं। वो स्टेट तो मिल गई, लेकिन इससे एक क्वेश्चन और आता है मेरा
कि अगर हमने कोई गोल सेटिंग की है, अगर हमने सोचा है अपने लिए कि हमने इस पोजीशन पर पहुंचना है, तो उसके लिए एफर्ट्स का क्या मतलब कैसे करना होता है उस पे, या फिर अपने आप ही होता है वो भी कुछ? देखिए, जब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ज़िंदगी में कुछ भी पाना है, हाँ। तो सबसे पहले तो उस पाने का जो एंड रिजल्ट है, आप उससे डिटैच हो जाइए। अच्छा। मतलब जब मैं कई लोगों को बोलता हूँ ना, लोग कहते हैं कि मैं ये पाना चाहता हूँ। मैंने कहा ये सोच लिया बस ठीक है, अब ये पाना चाहता हूँ ये छोड़ दो। अब पाना चाहता हूँ क्योंकि चाहने में लैक है, कमी है, और जब कमी होगी तो डेस्परेशन आएगा कि जल्दी से जल्दी मिले। हाँ, यही होता है अक्सर। जब कमी होगी तो डर आएगा, यार मैं टेक्निक लगा रहा हूँ, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये टेक्निक काम करेगी भी या नहीं करेगी। डाउट आएगा कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। तो यानी मैं पाना चाहता हूं, इस चाहने के भाव को छोड़ देना है। मैं पाना चाहता हूं, इसके साथ एक भाव अटैच करना है कि मैं पा चुका हूं, ऐसा जीवन जीने लग जाऊं। ये कैसे होगा? ये दो स्तर पर होता है। एक है हमारी फिजिकल लाइफ, जो हमारी दिनचर्या में डेली रूटीन में हम लोग काम कर रहे हैं, और एक है हमारी मेंटल लाइफ, जो हम यहां पर चीजें क्रिएट करके रखते हैं। तो मैंने कैसा करना शुरू किया, मैंने ये सोचा कि मैं जो जिंदगी में पाना चाहता हूं, पाने के बाद क्या होगा। मान लो आप पैसा कमाना चाहते हो, आप रिलेशनशिप्स चाहते हो, आप हेल्थ को ठीक करना चाहते हो, आप सक्सेस को करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसके बाद हम अचीव क्या करेंगे। मान लो आपके पास इतना पैसा हो, तो उससे आपका क्या फुलफिलमेंट, आपका इमोशनल फुलफिलमेंट क्या होगा। मान लो आपके पास आज इतना पैसा है, 100 करोड़ रुपए मान लो, तो आपके पास इमोशनल क्या भाव होगा। जैसे मतलब सिक्योरिटी, देखिए सबसे पहला भाव आ गया, सिक्योरिटी होगी। हाँ। दूसरा एक और क्या भाव होगा अगर इतना पैसा हो तो? सेटिस्फैक्शन। तीसरा भाव क्या होगा एक और? हैप्पीनेस। हमको 3 भाव मिल गए, सेटिस्फैक्शन, सिक्योरिटी और हैप्पीनेस। मतलब मैं जो पैसे कमाना चाह रहा हूं, जो रिलेशनशिप्स चाह रहा हूं, जो सक्सेस चाह रहा हूं, जो हेल्थ चाह रहा हूं, ये एक्चुअल में मैं ये नहीं चाह रहा हूं। मैं इसके पीछे कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट चाह रहा हूं। राइट। ये बड़ी डीप साइकोलॉजी है, बिल्कुल, मशीन लैंग्वेज है ये। हाँ। मुझे कुछ इसलिए चाहिए कि मैं हैप्पी फील करूं, हाँ। मुझे कुछ इसलिए चाहिए कि मैं सिक्योर फील करूं, और मुझे कुछ इसलिए चाहिए कि मैं सेटिस्फाइड। अभी आपके बाद से 3 हमारे पास इमोशन आए, और अगर ये तीनों चीजें सब कुछ मेरे पास होगा, मैं लोगों से अक्सर पूछता हूं कि अगर आपके ये 3 इमोशंस फुलफिल हो गए तो सबसे बड़ा इमोशन आपके पास क्या आएगा उस समय, तो वो बोलते हैं जी मैं ग्रेटिट्यूड, मैं शुक्र करूंगा कि भाई बहुत अंत इमोशन ग्रेटिट्यूड है ना। अंत इमोशन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट सिचुएशन। मतलब मुझे एक्चुअल में वो सिचुएशन नहीं चाहिए। जैसे अभी हम नीचे भी बात कर रहे थे ना कि एक्चुअल में अटेंशन चाहिए। हाँ, अटेंशन चाहिए। वैसे मुझे गाड़ी, बंगला, घर, ज्यादा पैसे, ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए है। वो इमोशनल फुलफिलमेंट कैसे होगी? जब मैं सेटिस्फाइड होंगी, जब मैं सिक्योर फील करूंगी, और जब मैं हैप्पी। 3 इमोशन आपने बताए, और जब ये तीनों हो जाएंगे तो मैं ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करूँ। तो मैं लोगों को ये बोलता हूं कि अगर आप जिंदगी में जो भी पाना चाहते हो, उसका मशीन लैंग्वेज डिकोड करो। उसका मशीन लैंग्वेज मतलब वीडियो के पीछे 0101 है, और जो पाना चाहते हो उसके पीछे भाव है, इमोशंस। ठीक है। आपके पास बहुत पैसा होगा, इस टाइम आप सिक्योर फील कर रहे होगे, कुछ करना नहीं करना, मैं बढ़िया से। आप सेटिस्फाइड कि अब तो मेरी जिंदगी का बस बहुत बढ़िया हो गया, और आप हैप्पी, खुश हो गए। क्या ये 3 इमोशंस जो एंड प्रोडक्ट है, क्या ये सिर्फ 100 करोड़ रुपए से आएंगे, या कोई और भी चीज है जो आपको हैप्पीनेस देती है? बहुत सारी चीजें। वेरी गुड। क्या कोई और भी चीज है जिसको करके आप सेटिस्फाइड फील करते हो? हाँ। बहुत सारी। क्या कोई और भी चीज है जब आप वो करते हो तो आपको लगता है ये बहुत बढ़िया, इससे मैं सिक्योर हूं? हाँ। अगर 100 करोड़ रुपए से ये तीनों चीजें, इफ ए इज इक्वल टू बी तो बी इज इक्वल टू ए। अगर 100 करोड़ रुपए से मुझे हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन और सिक्योरिटी का भाव आएगा, तो 100 करोड़ जब तक नहीं है, मैं हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन और सिक्योरिटी को पोस्टपोन करता जा रहा हूं। कि 100 करोड़, जैसे मैं कहता हूं ना कि यार आई विल बी हैप्पी जब मैं गोवा जाऊंगा, यानी जब तक मैं गोवा नहीं जा रहा, आई एम नॉट हैप्पी। मैंने अपने इमोशन को पोस्टपोन किया हुआ है, टाला हुआ है कि जब मैं गोवा जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। जब तक गोवा नहीं जा रहा हूं मैं खुश नहीं हूं। लोग मुझे बोलते हैं सर जब मैं ये पैसे कमा लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। मैं कहता हूं खुश हो जाओ, पैसे अपने आप आ जाएंगे। इफ ए इज इक्वल टू बी तो बी इज इक्वल टू ए। तो अगर इस चीज के साथ मेरे 3 इमोशंस मैं फुलफिल करते हुए देखता हूं, सेफ्टी, सिक्योरिटी और हैप्पीनेस, तो कोई और वो चीजें ढूंढना शुरू करो जहां पर आप सेफ, सिक्योर और हैप्पी फील करो। अभी 100 करोड़ नहीं है, कोई बात नहीं। क्या वो चीजें हैं जो आपको हैप्पीनेस देती हैं, वो दिन में ज्यादा करो। क्या वो चीजें हैं जो आपको सेटिस्फाइड, जैसे आपने ये पॉडकास्ट किया, आपको ये
इससे भाव त्याग हो जाए कि यार इस पे क्या व्यूज आएंगे, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, लेकिन मैंने ये किया, मैं सेटिस्फाइड हूं। वाओ, समझ गए। सो इफ यू आर हैविंग द सेम इमोशन, हाँ, इफ यू आर गेटिंग इट फ्रॉम समवेयर एल्स, अगर आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी और हैप्पीनेस आपने पानी शुरू कर दी तो 100 करोड़ अपने आप आएगा। लोग बोलते हैं मैं पैसा कमाऊंगा खुश हो जाऊंगा, मैं कहता हूं खुश हो जाओ, पैसा अपने आप आने लगेगा। क्योंकि ये 100 करोड़ आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी और हैप्पीनेस देंगे। जब ये आपके पास आ गए तो इससे एसोसिएटेड जो भी कुछ था वो जिंदगी में वो परिपूर्ण हो गया। आप उस संपूर्णता की स्टेट में पहुंच गए। आप पहले संपूर्ण तब होते जब 100 करोड़ मिलेंगे, क्योंकि तब 100 करोड़ हैप्पीनेस नहीं थे, उसका इमोशन फुलफिलमेंट दे रहा था, उसका इमोशन सेटिस्फैक्शन का आ गया कि अब इतना पैसा है क्या करना है। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड किसी और काम को करके हो तो आपको वो वही इक्वली इमोशनल रश देता है जो आपको 100 करोड़ देते। और अब ये इमोशनल रश से आपकी स्टेट परिपूर्ण हो गई है। अब आपकी स्टेट क्या है? आप ये पॉडकास्ट करते हो हैप्पी हो या नहीं हो? आप ये पॉडकास्ट करते हो सेटिस्फाइड हो या नहीं हो? आप यहाँ मेरे साथ बैठ के सिक्योर फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो अगर आपके तीनों स्टेट्स हैं और आपने ये दिन भर में 10 कामों में मेंटेन किए, तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें आपके सबकॉन्शियस ने क्रिएट कर रखी हैं, वो ऊपर वाला कहता है कि भाई तुम शुक्र अदा कर रहे हो तो तुम्हें और दिया। और क्या दिया जाएगा? इससे एसोसिएटेड जो भी मेरे सबकॉन्शियस ने क्रिएट कर रखा था वो सब मुझे मिलना शुरू कर देता है। इसलिए मैं कहता हूं तुम पाना चाहो, लेकिन चाहने के बाद छोड़ दो, बस फिर उसके इमोशंस को पकड़ो। यद भावम तद भवती। 100 करोड़ से ये इमोशन तो ये इमोशन से 100 करोड़। इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए। और आप यकीन मानिए मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरे जो सपने के सपने का भी सपना था ना, वो भी बड़ा छोटा लगता है। वो भी मतलब ऐसे लगता है ऐसा पूरा हो गया। मतलब मैं जो सोचता था कि ये मैं कर लूं तो पता नहीं, वो आज मैं हर घंटे में पूरा कर लेता हूं। चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे हर चीज हो। अब वो लगता है वो बड़ा छोटा था यार टारगेट। तो मैं चाह रहा था कि 10 करोड़ मिल जाए, वो मैं चाह रहा था कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। मैं मतलब जिंदगी आधी से ज्यादा निकलने वाली है तो भी मैं एनर्जेटिक और हेल्दी फील करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मैं संपूर्ण हूं, मैं परिपूर्ण हूं। और मुझे भी यही इमोशंस थे कि मैं हैप्पीनेस फील करूं, मैं सेफ्टी फील करूं। तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि कौन से काम से मुझे खुशी मिलती है। तो मैंने देखा कि मुझे लोगों को सर्व करके खुशी मिलती है, तो मैंने वो करना शुरू किया। मुझे खुशी मिलनी शुरू हुई। और जब मैंने किसी को दिया तो मुझे लगा मैं तब दे पा रहा हूं जब मैं संपूर्ण। देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसे दे दिए। देने का मतलब है बांटना। और बांटता कौन है? जो भरा हुआ है। कोई उदास है, खुशी बांट दो। कोई परेशान है, हौसला बांट दो। मतलब लोगों को लगता है बांटने का मतलब है पैसे देना ही किसी को बांटना है। अरे नहीं, आप भरे हुए हो। ये ब्रह्मांड को बताओ कि मैं हौसलों से भरा हुआ हूं, मैं खुशी से भरा हुआ हूं। मेरे साथ जो भी बैठता है मैं उसके चेहरे पे मुस्कान ला देता हूं। मेरे साथ जो भी बैठता है मैं उसको इंस्पायर करता हूं। मैं किसी के कंधे पर हाथ रख देता हूं तो इंसान खुश हो जाता है। तो ये बांटना है। आपने किसी वेटर को टिप दी 50 रुपए, 100 रुपए, शायद वो आपको कल याद ना रखे। लेकिन अगर उसने खाना सर्व किया और आपने उसको बोला भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा खाना खिलाया, आप जिंदगी भर देख लेना, आप जब उसके पास जाओगे सबसे पहले दौड़ के आपके पास आएगा। बिल्कुल। आपने उसके साथ खुशी बांटी है, आभार बांटा है, कृतज्ञता बांटी है, प्यार बांटा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये जो एंड प्रोडक्ट है, जो इमोशंस हैं, अगर उनको जीना शुरू कर दें, आप कहोगे कि वो तो 100 करोड़ आएंगे तभी आएंगे। नहीं, वो कई और चीज़ों से भी अटैच्ड हैं। ढूंढो वो किस किस से अटैच्ड है। मेरा संपूर्ण होना, मेरा सेटिस्फैक्शन का जो भाव था ये बांटने से आता था। मुझे लगा कि जब मैं बांटता हूं तो मुझे लगता है आई एम सेटिस्फाइड। जब मैं बात करता हूं, पॉडकास्ट करता हूं, तो मुझे हैप्पीनेस की, मेरे डोपामिन, मेरा ऑक्सीटोसिन, मेरा लव, मेरा सेरोटोनिन रिलीज हो जाता है क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। तो मैंने वो करना शुरू कर दिया। तो वो काम किए जिससे मुझे वो एंड इमोशंस मिल जाएं। और जब वो इमोशंस मिले तो वो सब कुछ मिलने लगा जो उन इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम ये समझ नहीं पाते कि आपने कहा जब मैंने वो इमोशंस देना शुरू किया, जैसे आपको लोगों को सिखाने में मज़ा आ रहा था तो आपने वो काम करना शुरू किया। तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमें कहाँ से वो चीज़, वो एनर्जी मिलेगी जिससे हम परिपूर्ण फील करेंगे और फिर हमें आना भी शुरू हो जाएगा। तो वो एग्जैक्ट कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि एग्जैक्टली हमें इस तरह से वो फ्लो में जाने का तरीका मिल जाए? बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है पूजा। और आप एक चीज़ देखोगे कि मेरे पास एक लिमिटेड, अभी हमने स्टार्टिंग में भी बात की कि मेरे पास एक लिमिटेड बुद्धि है। हाँ। मेरे पास उतनी बुद्धि है जितना मैंने अपना एनवायरनमेंट देखा, जितना सीखा, पढ़ा, जाना। हाँ।
मेरे पास मन है जो मेरे अपने इमोशनल कंडीशनिंग से बना हुआ है। मैं अगर किसी चीज को अच्छा समझता हूं तो अच्छा समझता हूं, और उसी चीज को कुछ लोग बुरा समझते हैं तो बुरा समझ। मेरा मन मेरी अपनी कंडीशनिंग से बना है, मेरी आइडेंटिटी मैं क्या हूं उससे बनी है। तो मैं अगर मन बुद्धि अहंकार से सोचूंगा तो मेरे पास बड़ी लिमिटेड सी बुद्धि है। तो मैं सोचना चाहता हूं यार मैं क्या करना चाहता हूं, मेरा पैशन क्या है, किससे मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, तो मेरे पास इसका डेटा ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं होता, बहुत लोगों के पास भी नहीं होता, किसी के पास भी नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन जो मेरा सबकॉन्शियस है, जो मेरा अंतर्मन है, जो मेरी चेतना है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की अहम ब्रह्मस्मि, चेतना से जुड़ने की। अगर मेरी चेतना ये बता सकती है, कुछ ऋषि जिन्होंने गहरा ध्यान किया उन्होंने देखा कि नवग्रह हैं, सूर्य की दूरी इतनी है, हमारे यहां पर भारत में हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे मंदिर बनाए गए हैं जिनके आर्किटेक्चर को अगर आप देखो तो आपको मॉडर्न साइंस भी आज अगर इस तरह से मॉडर्न आर्किटेक्चर भी अगर काम करे तो ऐसी क्रिएशन नहीं कर सकता कि शाम को 5 बजे सूर्य अस्त होगा तो उसकी आखिरी किरण इस मौसम में इस मूर्ति के चरणों पर गिरेगी और इस मौसम में इसके थर्ड आई पर गिरेगी। मतलब आप कभी पूरी उड़ीसा अगर आप जाएं, अगर आप उस जगह है पास में कोणार्क, वहां पर सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर में अगर आप देखें तो शाम को सूर्य अस्त के समय सूर्य की किरणें खिड़की से होकर के कैसे मौसम के हिसाब से कैसे अंदर किस जगह पर हिट कर, इतना ज्ञान। भारत में अलग अलग मंदिर किए, सब मंदिर एक सीधी रेखा में आएंगे, इस मंदिर के इतने स्तंभ होंगे जिस स्तंभों को ये मतलब इतनी गहरी, ये कहां से आया? उन लोगों ने तो कोई इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, कोई सिविल, कोई मैकेनिकल, कोई कुछ नहीं पढ़ा, कहां से पढ़ा? जब वो अपने अंदर उतरते हैं तो वो उस चेतना के साथ कनेक्ट कर पाते हैं जिसके पास सभी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो अगर आपको ये किसी को भी ये दिक्कत आती है कि भाई मैं क्या करूं, तो मैं कहता हूं इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि 20 से 25 मिनट आराम से शांत बैठ जाओ, बिल्कुल शांत। उस समय पर अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, गहरा ध्यान सांसों पर लगाओ। और हम अभी थोड़ी देर पहले भी एक पॉडकास्ट में बात कर रहा था कि एक टेक्निक है, उसको हम काउंटिंग टेक्निक बोलते हैं, सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। एक सिल्वा की एक बुक है बहुत शानदार, होजे सिल्वा उनका नाम है, उन्होंने ये टेक्निक दी जिसने मेरी जिंदगी में बड़ा चेंज लाया। वो कहते हैं कि हमारी ब्रेन वेव्स 5 अलग अलग स्टेट्स में रहती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा। अभी जब हम बात कर रहे हैं हम बीटा की स्टेट में। अच्छा। जब हमारा माइंड थोड़ा शांत होता है हम अल्फा में चले जाते हैं, थोड़ा बीटा यहाँ है, अल्फा यहाँ। जब हम सो जाते हैं तो हम थीटा में चले जाते हैं, जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तो हम डेल्टा में चले जाते हैं। अच्छा। अभी हम जाग रहे हैं हम बेटा में, अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो हम हाई बेटा में, अगर हम रिलैक्स्ड बैठे हैं तो लो बेटा में। अच्छा, ओके। तो ये बीटा की जो स्टेट है ये मेरी कॉन्शियसनेस है, बाहर मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा अहंकार, मेरा ये मेरा वो। जो थीटा की स्टेट है वो उस चेतना की स्टेट है, मेरे सबकॉन्शियस की, जो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना जानता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था, रामानुजम का नाम आपने जरूर सुना होगा, बहुत बड़े गणितज्ञ रहे, मैथमेटिशियन। हाँ जी। वो कोई मैथमेटिक्स में पीएचडी नहीं थे, वो बोलते थे कि जब भी मैं शांत बैठता हूं देवी मुझे आके फॉर्मूलाज बता जाती है, सॉल्यूशंस बता जाती है। आइंस्टीन बोलते हैं मेरी जितनी डिस्कवरीज हैं वो मुझे तब मिली जब मैं शांत था, जब मैं ढूंढना नहीं चाह रहा था। बड़े बड़े म्यूजिशियंस ये बात आपको बोलेंगे कि ये म्यूजिक तब दिमाग में आया जब मैं समंदर किनारे आराम से बैठा था। बड़े बड़े कवि आपको ये बात बोलेंगे कि मैं सनसेट को देख रहा था और एक कविता मेरे पास उतरी। क्रिएटिविटी तब आई। तो जब भी आप केओस में हो, माइंड बकबक में है, तो माइंड तो उस चेतना को, उस ब्रह्म को, उस कॉन्शियसनेस को जान ही नहीं पा, वो तो लिमिटेड बुद्धि, लिमिटेड मन, लिमिटेड अहंकार और लिमिटेड शरीर के साथ बधा हुआ है। लेकिन जब आप शांत होते हो तो आप उसको एक्सेस कर, जैसे मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, जब आप लगातार बोलते हो, आप बाहर बीटा में हो, हाई बीटा में हो, स्ट्रेस ये वो, जब आप लगातार बोलते हो ना तो आप बोल रहे हो और वो चुप है, वो चुप है। जब आप चुप होते हो ना तब वो बोलना शुरू करता है। अच्छा। हम चुप ही नहीं होते, वो कहां से बोले? वो चेतना कहां से जवाब दे? तो इसके लिए सिल्वा ने बहुत खूबसूरत एक टेक्निक दी कि 100 तक काउंटिंग करो। अच्छा। 100 से 1 रिवर्स काउंटिंग करो। रिवर्स काउंटिंग 100 से 1 तक। 100 पे एक सांस लो गहरी। अच्छा। फिर 99 पे दूसरी सांस, 98 तीसरी। एक तो ये प्रक्रिया आपको सोने नहीं देगी क्योंकि आप कॉन्शियस भी हो। हाँ। दूसरा ये आपको विचारों से दूर करेगी। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले डीप ब्रीथ किया, कोई विचार था? नहीं। ऐसे ही इस प्रक्रिया में कोई विचार नहीं होगा। तो यानी मैं एक ऐसी अवस्था में होऊंगा जहां मैं कॉन्शियस भी हूं और मेरा मन भी नहीं है, इट मींस मैं सबकॉन्शियस भी हूं। हाँ। इसको बोलते हैं अल्फा स्टेट। बीटा इज कॉन्शियस, थीटा इज सबकॉन्शियस, इसके बीच में आता है अल्फा, विच इज द ब्रिज बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। ओके, तो आप थीटा स्टेट में चले जाएंगे, अल्फा में चले जाएंगे। अल्फा में चले, बीटा इज कॉन्शियस, थीटा इज सबकॉन्शियस, इन दोनों के बीच में अल्फा, जहां पर मन भी नहीं है लेकिन आप जाग भी रहे हो।
आप अवेयर हो लेकिन विचार नहीं है। सोने से पहले की स्टेज। एग्जैक्टली, सोने से पहले की स्टेज। जब हम सोने जाते हैं उससे पहले हम अल्फा में होते हैं। इस अल्फा को आप दिन में ट्रिगर कीजिए। 100 से काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग शुरू कीजिए। 100, 99। ये बोलना, ये तो मैं कैमरे तो के लिए बोल रहा हूं, बहुत, लेकिन हाँ, हमें ये तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो ये प्रैक्टिस जब आप करते हैं धीरे धीरे, फिर आपकी अल्फा 50 से आप 1 काउंट करेंगे तो भी ट्रिगर हो जाएगी। जब 50 से 1 में ट्रिगर होने लगे तो आप देखोगे 25 से 1 काउंट करोगे तो ट्रिगर हो जाएगी। जब 25 से 1 में ट्रिगर होने लगे तो आप 3 काउंट, 3 ट्रिगर। मतलब आज मैं अगर 3 काउंट करता हूं, रिवर्स काउंटिंग 3 से 1 करता हूं, तो मन शांत बिल्कुल उस स्टेट में, क्योंकि मन उसको एंकर कर लेता है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एंकरिंग। आपने एंकर कर दिया अपने मन को इन सांसों की गति और इस काउंटिंग के साथ, कि जब भी मैं रिवर्स काउंटिंग करता हूं मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। तो आप वो 100 से 1 काउंट किया, आप अल्फा की स्टेट में चले जाओगे। अब वो स्टेट है जहां कॉन्शियस भी हो, जहां सबकॉन्शियस भी हो, नींद से ठीक पहले। इस समय आपको जो पूछना है अपने सबकॉन्शियस से पूछ डालो। अच्छा, ओके। आपको मेरे को जिंदगी के जो भी सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, मैं सोने से पहले जब मैं ये अल्फा प्रैक्टिस करता हूं, मैं अपने सबकॉन्शियस को बोल देता हूं सुबह 8 बजे उठा देना। हाँ, ये तो हम लोग अभी भी हम कई डिस्कस बार करते करते हैं। हाँ, जब हमने कहीं जाना है। हाँ, ऐसा कैसे होता है कि हम अलार्म लगाते हैं 5 बजे का और 4:55 पे उठ जाते हैं? बिल्कुल उठ जाते हैं। किसने उठाया? कौन इंटेलिजेंस काम कर रही थी? पूजा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जिंदगी में, कभी कोई चीज खो गई हो? वॉलेट खो गया, कोई रिंग, अक्सर गोल्ड रख के हम लेडीज के साथ बड़ा होता है और गोल्ड बड़ा परेशान करता है। हाँ, कि कहाँ चला गया। स्पेक्स रख दिए, ग्लेयर्स रख दिए, वॉलेट रख दिया, कार की कीज रख दी, कुछ भी रख के भूल दिया। हाँ। और आप क्या करते हो? आप उसको ढूंढो, पूरे घर को, बच्चों को लगा रहा, हस्बैंड सब ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा। लेकिन फिर आप शांत आके बैठते हो, आप कहते हो पानी देना। अरे यार वहां रखा था। हुआ है? कभी तो हुआ होगा, कभी तो हुआ है। बिल्कुल हुआ है। जब आप दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे थे, सारे घर के घोड़े दौड़ा रहे थे, तब चीज नहीं मिल रही थी। फिर याद आ जाता है एकदम शांत होके बैठे। तो जब आप शांत होके बैठते हो तो वो आपके सवालों के जवाब देता है। यूनिवर्स हमें लगातार कॉल कर रहा है, हमारे लिए वो कॉल मिस कॉल हो जा रही है, क्योंकि हम बग 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 माइंड, दिमाग की बग 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 किए जा रहे हैं, और वो बात करना भी चाह रहा है तो हम सुन नहीं रहे, क्योंकि या तो हम बोल सकते हैं या हम सुन सकते हैं। लेकिन जब हम शून्य होते हैं, जब हम शांत होते हैं, तब वो बात करता है और हम सुनते हैं। हमारा सबकॉन्शियस हमारा उस चेतना के साथ कनेक्ट करके हर सवाल का जवाब दे सकता है। आपकी जिंदगी में क्या करना है, क्या पाना है, व्हाट इज द राइट पाथ फॉर यू, ये डिसीजन लेना है, नहीं लेना, ये इंसान सही है, नहीं है, एवरी आंसर। तो मैं सोने से पहले यही करता हूँ कि यार ये व्यक्ति मेरे जीवन के लिए सही है, मुझे आज सपने में बता देना, या सुबह उठ के मुझे ये बता देना, ठीक है। तो वो अल्फा की स्टेट जैसे ही आई, मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैं सोने चला गया। मेरे को कोई जिंदगी में प्रश्न पूछना है कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना, मुझे बता देना, मैं सोने चला गया। कभी सपने में जवाब मिल जाता है, कभी जागते हुए सुबह कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कभी कोई ऐसा, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर रहा था कि मुझे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टास्क था, मुझे कोई डिसीजन लेना था। तो मैं रात को मैंने यही अल्फा प्रैक्टिस किया, लेवल पे गया, बिल्कुल शांत हुआ और मैंने कहा कि यार मुझे सुबह ये बता देना कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और सुबह आप यकीन मानो, सुबह उठाऊँ और सबसे पहला मोबाइल में एक ऐसा मैसेज था जिसने मुझे संकेत दिया कि मुझे ये काम करना चाहिए। ऐसे ही मैंने पूछा कि मुझे यार ये कार अभी लेनी चाहिए या नहीं लेनी, मुझे बता देना। तो रात को मैं सपने में देखता हूँ कि मुझे कोई कार की कीज़ हैंड ओवर कर रहा है। तो सुबह उठता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ भाई ये संकेत है कि मुझे ये पर्सन अच्छा है, मुझे इसके साथ जीवन बिताना चाहिए, नहीं बिताना चाहिए। अरे वाह। तो वो आपको संकेत देता है। ये तो बहुत ही, मतलब आपने इतना अच्छा तरीका दे दिया ना हम सबको कि हम बहुत इजीली, क्योंकि कंफ्यूजन में रहते हैं ज़्यादातर लोग, मैं खुद भी, कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं कि डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट, हाँ डिफिकल्ट होता है। और डिसीजन पूजा हमारा पता है किस बेसिस पे आ रहा होता है, हमारे इमोशनल पैटर्न के बेसिस पे। हमारा सही डिसीजन नहीं होता वो। मतलब एक लेडी मेरे पास आई, वो बोली कि सर ये मेरा हस्बैंड है। मैंने कहा हाँ जी बताओ। बोली कि सर मैं मैं इनको बहुत पसंद करती थी और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया और मैंने इनको अट्रैक्ट। मैं कहा वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, अब बताओ क्या। बोली सर आज हमारा जूता बजता है। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो। बोली मुझे ये पता ही नहीं था कि आदमी मेरे लिए सही भी है या नहीं है। मेरे को तो ये था कि भाई मैं टेक्निक्स करूं, मैं ये करूं, मैं देख रही हूं कि मैं इसके साथ ये कर, मैं, लेकिन आज मुझे पता चलता है कि ये इंसान में और मेरे में बहुत बड़ा गैप है।
हम दोनों नर्क भोग रहे हैं पिछले 6 महीने से। मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है वो मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा अहंकार, मेरा शरीर एक लिमिटेड कैपेसिटी का वो नहीं जानता है, वो जानता है। जगजीत सिंह एक की लता मंगेशकर की एक गजल है, बड़ी खूबसूरत बात बोलते हैं उसमें। वो कहते हैं जो भी बुरा भला है अल्लाह जानता है, बंदे के दिल में क्या है। मेरी जीवन में मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है, मुझे इसका जवाब देना। मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जवाब देना। मैं अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता हूं, मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। देखो कि आप 1-2 दिन में या जैसे आप चाहोगे, आपकी प्रैक्टिस ये गहरी हुई, आपको लोगों से, सिचुएशन से, मैसेज से, सपने में आपको जवाब मिलने लगेगा। और ये जो भी इसको जानना चाहे पूरा इसको पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। बुक है सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। मतलब हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा, टिपिकल लैंग्वेज थी इसलिए हमें समझ नहीं आता, यद भावम तद भवति, और कैसे हम ध्यान के माध्यम से गहरे तलों पर उतर सकते हैं। लेकिन होजे सिल्वा ने बड़ा इसको क्लियर सिस्टम से डिफाइन कर, क्योंकि उन्होंने खुद प्रैक्टिस किया और इसमें उन्होंने बहुत सी टेक्निक्स भी और बताई हैं। सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव टेक्निक ये है अल्फा के लेवल पर जाना और अपने सबकॉन्शियस को कमांड दे देना। सबकॉन्शियस उस पर काम करने लगता है और आपको उसका जवाब देने लगता है। जैसे खोई हुई चीज आप शांत बैठते हो आपको मिल जाती है। जैसे जीवन के सबसे खूबसूरत रहस्य उन लोगों को तब मिले जब वो शांत थे। कवि की कविता, एक म्यूजिशियन का म्यूजिक, आइंस्टीन के सभी फॉर्मूलाज, रामानुजन के सभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसको तब मिले जब वो शांत था। ऐसे ही हम भी जब शांत होते हैं जिंदगी के हर सवाल का जवाब मिलता है और तब लगता है कि परिपूर्ण मैं हूं, क्योंकि वो परिपूर्ण करने वाली जो चेतना, जो स्थिति है, वो मेरे अपने ही अंदर बैठी हुई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत मज़ा आया। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक एक स्टेप करके हम पूरा उसको अंदर तक डिफाइन करते जा रहे हैं कि किस तरह से हम उस स्टेट को हर वक्त अचीव कर सकते हैं। और हर वक्त रहना ही ज़रूरी है या फिर हमें सुबह ही वो करके छोड़ देना होता है उसमें? देखिए, मैं कहता हूं कि परिपूर्ण होना इंसान का स्वभाव हो जाता है अगर वो एक बार भी करेगा तो। जैसे मैंने ग्रैटिट्यूड का आपको एग्जाम्पल दिया, तो अब ग्रैटिट्यूड ना एक स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये करना पड़ता है। मतलब करना पड़ता है तो ये मैकेनिकल है, तो मुझे ये पड़ रहा है करना, ये मेरा स्वभाव है। और मैं जिनको भी ये चीज सिखाता हूं, जो लोग हमारे रिट्रीट में भी आते हैं, जब वो पहले दिन आते हैं, 6 दिन का रिट्रीट होता है हमारा एक नो थायसेल्फ नाम से, जब वो पहले दिन आते हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जब हम उनको डीप सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग में, हिप्नोसिस के कमांड से हम उनको उस लेवल पे लेके जाते हैं और हम उनके सबकॉन्शियस में वो चीज उतार, अरे लोगों की 2-2 दिन में चैलेंजेस, बीमारियां ठीक होती हैं। लोग 2-2 दिन में अपना मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं और वो जिंदगी में इतना कुछ पाते। क्यों? क्योंकि अब उनके सबकॉन्शियस से बात की जा रही है, कॉन्शियस से नहीं। एक इंसान सिगरेट छोड़ना चाहता है, आप उसको बोलो सिगरेट छोड़ दो भैया, अच्छी नहीं है, छोड़ेगा? नहीं। क्योंकि आप बात किससे कर रहे हो? बुद्धि से। ये आदत कहां बैठी हुई है? मन में। टेक्निकल टर्म्स में आप बीटा से बात कर रहे हो, आदत है थीटा में। इस दरवाजे में कोई बैठा है, आप ये दरवाजा खटखटा रहे हो, ये दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। यानी अगर जिंदगी में कुछ बदलना है तो कॉन्शियस बदलने से कुछ नहीं होगा। लोग ज्ञान का भंडार हैं। सिगरेट के पैकेट पे भी फोटो छाप दी उन्होंने कि भैया ये इससे क्या होता है, लेकिन वो कहता है कि भाई मन कह रहा है। मैं इवेंट में पूछता हूं लोगों से, कितने लोगों को मॉर्निंग वॉक करना अच्छा लगता है? सब 100 के 100 लोग। जाते कितने लोग हैं? 5 लोगों के हाथ खड़े होते हैं। मैं कहता हूं क्यों? बोले सर्दी में जब रजाई के अंदर बैठे होते हैं। बुद्धि को तो पता है कि मॉर्निंग वॉक करना अच्छा है, लेकिन मन कह रहा है कि ये अब जो रजाई में इस टाइम आनंद है, ये बाहर ठंडी में नहीं मिलेगा। तो आप बुद्धि से बात कर रहे हो या मन से बात कर रहे हो? बुद्धि को समझाने से कुछ नहीं होता। बुद्धि को समझाने से नकली कोरा ज्ञान आता है, इंफॉर्मेशन आती है, नॉलेज नहीं आती। लेकिन जब आप मन से बात करते हो, मन मीन सबकॉन्शियस, टेक्निकल टर्म्स में थीटा, बीटा नहीं, थीटा। तो जब हम वो पार्टिसिपेंट्स के थीटा में उनको एंटर करवाते हैं और उनसे बात करते हैं, लोग ध्यान से बाहर आते हैं। लोग कहते हैं जी मतलब मैं वो रहा ही नहीं हूं, मेरा जीवन, मेरी बॉडी, मेरा दर्द गायब हो गया। मेरी, आप कभी हमारे टेस्टिमोनियल्स देखो, हमारे रिट्रीट के आपके बहुत सारे एक लेडी हमारे पास आई, पूजा, उनको आर्थराइटिस था, उनको पैरालिसिस था और पार्किंसंस भी था, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस इनको हम बोलते हैं। और पार्किंसंस का तो मतलब ये, सॉरी, पैरालिसिस का तो मतलब ये है कि शरीर काम नहीं कर रहा। वो लेडी जब मेरे पास आई, पहले दिन मुझसे मिली, मतलब चला नहीं, 2 लोग उनको पकड़ के, और व्हील चेयर वाली स्थिति थी उनकी। तो बोली सर मैं यहां से ना ठीक होके जाऊंगी। मतलब मैंने कहा यार पैरालिसिस? वो कहती मैं यहां से चलती हुई जाऊंगी सर। मैं कहा मतलब? बोली सर मुझे इतना बिलीफ है। अच्छा। बिलीफ मुझ पे नहीं,
मतलब बिलीफ उस सिचुएशन पे कि मैं यहां आ गई हूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। जब हम बिलीव करते हैं, आप देखोगे कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि बच्चा बीमार हुआ, हम कहते हैं वो डॉक्टर की दवाई देंगे ना ठीक हो ठीक जाएगा। हो जाएगा। वो डॉक्टर युगांडा से पढ़ के आया है, वो हम्म, पैरासीटामोल की जगह एसिटामिनोफेन लिखेगा, नहीं, हम्म, वही दवाई लिखेगा, लेकिन आपका बिलीफ है। तो हम्म, इसको हम प्लेसीबो बोलते हैं, प्लेसीबो इफेक्ट। हम्म, प्लेसीबो इज रियल। 10,000 से ज्यादा ट्रायल्स हुए प्लेसीबो पे, राइट। कि कुछ लोगों को मीठी गोली दी गई वो भी ठीक हुए, जिनको हम्म, दवाई दी गई वो भी ठीक हुए। आपका अपना बिलीफ, और जब आप बिलीव करते हो तो ये कौन काम कर रहा है? वही आपका सबकॉन्शियस जो सब जानता है। वो कहता है ले मैं तेरे को ठीक करता हूं, मैं बताता हूं, मैं वो काम करता हूं। तो ये हर एक के बस की बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना का स्तर उनको उस अल्फा स्टेट में नहीं जाने देता। वो कहता नहीं यार, ये हम बोलते हैं ना व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। तो उनकी चेतना का भी वो स्तर नहीं है कि वो इस बात को समझ पाए कि हाँ वाकई मैं अल्फा पे जाके अपने आप को रीप्रोग्राम कर सकता हूं। वो लेडी जो हमारे पास आई, तीसरे दिन मैंने उनके हस्बैंड को कॉल लगाया वहां से, वीडियो कॉल। मैं आपको उसका वीडियो दिखाऊंगा कभी। आप, वो एक टांग पे खड़ी होकर तांडव कर रही है लेडी। वाओ, शी इज 70+ नाउ। अच्छा। एक पैर पे, जो पैरालिसिस है, जिसको 2 लोग पकड़ के चला के लेके आ रहे थे मेरे पास। आपको मैंने ठीक, अरे नहीं भाई मैं कोई जादू, मैं कौन होता हूं? ये उनका अपना बिलीफ था, और उस बिलीफ में हमने प्रोग्रामिंग दी। क्योंकि जब आपका बिलीफ है तो जो मैं आपको प्रोग्रामिंग दे रहा हूं, आप कहोगे ठीक है, जो तुम अच्छा भी मेरा बुरा जो तुम दोगे मुझे तुम पे विश्वास है। कई बार हम भगवान को कहते नहीं तुम जो दे रहे हो मुझे तुम पे विश्वास है, वो जीवन बदलने लगता है। और हम कंप्लेंट करते हैं यार ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया। तो इसका मतलब मेरा उस सुप्रीम पावर पे बिलीफ नहीं है कि वो मेरे लिए सही कर रहा है या गलत कर रहा है। वो लेडी एक पैर पे तांडव करके गई लास्ट डे। और ऐसा मैं कहूं कि मेरे पास ऐसे 10 एग्जाम्पल्स हैं, नहीं, मेरे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं, हजारों। लेकिन कोई इंसान मेरे पास आता है, वो कहता है सर मैं ठीक होना चाहता हूं, आपके पास आ जाऊं। मैं कहता हूं नहीं आओ, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा अपना बिलीव अगर ये बोलता है कि मैं यहां इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मैं अपना जीवन बदल लूंगा, मैं मैनिफेस्ट, क्योंकि मेरी कमांड्स अगर तुम्हारे दिमाग ने एंटर ही नहीं करने दी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आई एम नथिंग, आई एम जीरो। लेकिन अगर तुम रिसेप्टिव हुए, तुम उस अल्फा पे जा पाए, तुम सरेंडर्ड हो कि भाई मुझे तुम पे पूर्ण विश्वास है कि अगर मैं कैसे भी तुम्हारे सामने हो तो तुम मेरे साथ अच्छा ही करोगे, तो ये बिलीफ जो है जीवन बदल देता है। तो मैं कहता हूं लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो सरेंडर नहीं करते। किसी ना किसी एक पावर पे हमको सरेंडर करना पड़ता है। सरेंडर करने से हमारा बिलीफ आता है, और बिलीफ आने से वो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हम कर पाते हैं। जब वो अवचेतन में जाता है तो वो जिंदगी में सब कुछ देने लगता है। तो मैंने सरेंडर किया, मैंने कहा आदि भी तुम अंत भी तुम, मैं तुम जो कर रहे हो वो बढ़िया करोगे, और मेरे को बस रास्ता बताना कि मेरे लिए क्या बढ़िया है। तो ये जब मैं प्रोग्रामिंग करता था अल्फा लेवल वाली, तो मैं बोल देता था, मैंने कहा मुझे बताना ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दी प्रैक्टिस लगती है धीरे धीरे, 2-3-4 दिन में, 5 दिन में, 30 डेज में तो आप ऐसा परफेक्ट हो जाते हो। मेरे को लगा कि यार ये कुछ असली नहीं है। तो फिर मैंने कहा ये मैं अपनी हेल्थ के लिए ट्राई करता हूं। मैंने ट्राई किया, काम करने लगा। फिर मैंने कहा ये मैं अपने करियर के लिए ट्राई करता हूं कि मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। इनफैक्ट कई बार मुझे वीडियो के आइडियाज आए कि तुम ये वीडियो बनाओ। अच्छा। एकदम अचानक रात को 3 बजे नींद आंख खुली और मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आया कि यार ये कॉन्सेप्ट पे तुमको बात करनी चाहिए, तुमको इसका बड़ा अच्छा पता है, तुम अपने पार्टिसिपेंट्स को भी करवाते हो, ये वीडियो बनाओ। मैंने, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरी बुद्धि से वो आया, मेरे को तो थॉट में भी नहीं था कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। हमारा रिट्रीट जो होता है नो द सेल्फ, इसका भी ख्याल मुझे, मैं एक दिन बड़े डायलेमा में था, और मुझे, हम लोग कुछ रिट्रीट्स कर रहे थे पहले भी, लेकिन ऐसे ही नहीं कर रहे थे। लोगों को इम्पैक्ट हो रहा था, लेकिन कोई 100 में से 10 लोगों को हो जाता था, किसी को नहीं भी होता था। अच्छा। मैं जब एंशिएंट इंडियन साइंसेस पढ़ता था, मैं कहता था यार हमारे ऋषियों के पास ज्ञान तो पूरा था, वो क्या चीजें थी जो अप्लाई करके लोग ठीक होते थे, तो मुझे वो करना है। तो वो करते करते ऐसे ही अचानक एक दिन सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं, आंख खुली, और एकदम से थॉट आ रहा है कि तुम्हें विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ना चाहिए, तुम्हें स्वर विज्ञान पढ़ना चाहिए। अच्छा। मैंने उसी दिन बुक ऑर्डर की और मैंने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद जब हमने इन सारे प्रोसेसेस को मैंने देखा, सीखा, षटचक्र निरूपम पढ़ी, उसके बाद फिर उसके बाद मैंने अद्वैत, और फिर मैंने बहुत से आरण्य उपनिषद पढ़ा, फिर उसके बाद मांडुक्य उपनिषद पढ़ा, फिर उसके बाद तैत्तरीय उपनिषद पढ़ा। फिर धीरे धीरे मैं ऐसे उपनिषदों को धीरे धीरे पढ़ता चला गया। हठयोग प्रदीपिका को पूरा पढ़ा, फिर आयुर्वेद के जो ग्रंथ थे उनको पूरा का पूरा पढ़ा, चरक संहिता को पढ़ा।
ऐसा चीज़ उतरती गई और अपने आप दिमाग में आया कि अब जब तुम ये चीज़ें सीखे हो, तुमने अपने ऊपर अप्लाई की है, तो तुमको ये लोगों को बताना चाहिए। फिर हमने ये रिट्रीट, मेरे मतलब ये भी मेरे पास एक थॉट रूप में, मेरा अपना प्लान नहीं था, ये भी डिवाइन प्लान था कि तुम्हें ये बताना चाहिए। और आज हमारे पास कई देशों से लोग आते हैं, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, यहाँ वहाँ, मतलब इंडियंस भी होते हैं, बहुत से और लोग भी होते हैं। और एक हमारे पास लेडी आई थी, रैंजो उनका नाम था, साउथ अफ्रीका की हैं, दुबई होती हैं अभी। उनको ब्रेस्ट कैंसर था, तो शी केम टू अस और मैजिकल उन्होंने मतलब रेमिशन हुआ उनका भी। तो ऐसे हमारे पास अब विदेशों से, मतलब हमारा रिट्रीट जो होता है, अगले 4 रिट्रीट बुक है और हम कोई ऐड नहीं करते रिट्रीट का। मतलब हमारे और कोर्सेज हैं, हम करते हैं, लेकिन रिट्रीट का हम कोई ऐड नहीं करते। सिर्फ जो लोग वहां आते हैं, वो जाते हैं, वो 10 को भेज देते हैं, क्योंकि रिजल्ट जब उनको मिलता है तो वो कहते हैं कि हम, मतलब हमारे पास सिर्फ रिपीटर्स हैं, या तो वो लोग दोबारा दोबारा आते हैं, या रेफरेंस है, वो जाके बताते हैं। जैसे आप 10 को जाके बताओगे कि यार वहां जाओ, ऐसा करो, वैसे हमने कोई कुछ नहीं किया। मेरा ब्रह्मांड से सवाल था कैसे लोगों को बदल सकता हूं। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कुछ शुरू करो जहां पर तुम एंशिएंट इंडियन साइंसेस सिखाओ। शरीर 5 कोशों से बना हुआ है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। हम सिर्फ अन्नमय कोश को जानते हैं, दिस फिजिकल बॉडी। इसके पीछे एक प्राणमय कोश है जहां प्राण का प्रवाह हो रहा है 7 चक्रों में, 72,000 नाड़ियों में। उसके पीछे मनोमय कोश है जहां सारे मेंटल इश्यूज चल रहे हैं। उसके पीछे विज्ञानमय कोश है जहां मेरी बुद्धि रखी हुई है। उसके पीछे आनंदमय कोश है जो मेरा स्वभाव है, सत चित आनंद। तो कैसे कोशों में धीरे धीरे उस आनंद तक उतरा जाए कि जब आप उससे बाहर आओ तो शरीर स्वस्थ हो, करियर बढ़िया हो, रिलेशनशिप्स अच्छे हो। लोग कहते हैं कि हम आते हैं, हमारे पास पार्टिसिपेंट आए, GS पाजी उनका नाम है, अमेरिका से आए। वो बोले सर मैंने इसके बाद इतना पैसा कमाया है जितना मैंने 40 साल में नहीं कमाया, उतना पिछले 6 महीने में कमाया है। मैंने कहा कैसे? वो बोले आपके यहाँ से समझने के बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आ गई थी, अबंडेंस। बोले पहले मेरा लैक माइंडसेट था, मैं कमी देखता था, अंबानी ले गया, अडानी ले गया, ये कमा रहा, वो मैं नहीं कर रहा, मैं ऐसे। बोले अब मैं अबंडेंस में। बोले मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूँ। पहले किसी को कुछ मिलता था मैं जेलस होता था, अब किसी को कुछ मिलता है तो मैं उसकी पार्टी मैं देता हूँ। अरे वाह। क्योंकि मुझे समझ आ गया कि यही मैं हूं, मैं ही ये है, हम एक ही चेतना का प्रवाह हैं, यही ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। सिर्फ हम माया के कारण अपने आप को अलग दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम एक ही समंदर की 2 लहरें हैं। तो अगर मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं तो मैंने अपने आप को अप्रिशिएट किया, अगर मैं इसको परिपूर्ण करता हूं तो मैंने अपने आप को परिपूर्ण किया। बोले पिछले 40 साल में जो पैसा नहीं कमाया, पिछले 4 महीने में कमाया। मैंने कहा आप पैसा कमाना चाहते थे? बोले नहीं, अब मैं पैसा कमाना चाह ही नहीं रहा था, अब तो मैं ये चाह रहा था कि मैं संपूर्ण हूं, सिर्फ आनंदित हूं, भाव में आ गया। तो ये भाव पूजा जब बदलता है ना, और ये कॉन्शियसली नहीं बदलता, ये सब कॉन्शियस से बदलता है, जब हम बीटा में नहीं अल्फा और थीटा में एंटर करते हैं। और हम तो रिट्रीट में इतनी गहरी प्रोग्रामिंग्स करते हैं कई बार कि हम जब डेल्टा अवस्था, जिसको हम डीप स्लीप, जहां कुछ नहीं समझ आ रहा, हम उस स्टेट में भी लोगों को ले जाते हैं। अच्छा। और लोग इतना गहरा अनुभव कर पाते हैं। और फिर जब मैं ये कमांड देता हूँ कि वापस आओ स्टेट से, शरीर में वापस आओ और आप देखो कि शरीर हेल्दी है, लोग, मैं ये बातें इसलिए बोलता नहीं हूँ क्योंकि लोग इसी एक्सपेक्टेशन से आने लगते हैं कि हम वहाँ जाएंगे और ऐसा होगा, और जब आप एक्सपेक्टेशन से आते हो तो नहीं होता है। अच्छा। जब आप सरेंडर और बिलीफ से आते हो तो ही होता है। तो बहुत चमत्कारी है। तो स्टेट बदलनी है, भाव बदलना है। ये भाव अगर बदल गया, जिंदगी यूं बदल जाएगी। तो अब के बाद जो भी कोई, अगर आप मेरे को यहां तक सुन पाए हो, एक चीज मुझे प्रॉमिस करना कमेंट में, कि आप ग्रैटिट्यूड करोगे। किसी भी चीज जो आपको समझ में आए, पानी पीने का, खाना खाने का, अपने माता पिता का, अपने दोस्तों का, अपने लाइफ पार्टनर का, अपने बच्चों का, अपने छत का सर पे मिली है, कार जो चलाते हो, एसी में बैठे हो, लाइट घर में जल रही है, किस चीज का शुक्रिया अदा करोगे? ऐसी हजारों चीज मिल, सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए कि आप ये चीज अपनी बदल के देखो, आपका भाव भरे हुए का हो जाएगा, आप संपूर्ण हो जाओगे और आप नोट करोगे भरे हुए को ही भरा जाता है। ब्रह्मांड कैसे भरने लगेगा आप देखना। इनफैक्ट अनुराग जी, अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ गई है कि आई एम कंटेंटेड। ओहो, क्या बात है, गॉड ब्लेस यू। सीरियसली मुझे ऐसी फीलिंग आ गई है कि मैं परिपूर्ण हो गई हूँ। अब आप समझो, पॉडकास्ट से भी मैं परिपूर्ण फील कर रही हूँ। पूजा, अब आप ये समझो कि ये फीलिंग ही चाहिए। हाँ, ये फीलिंग मिसिंग है, 100 करोड़ मिसिंग नहीं है। उसका भाव पोस्टपोन किया हुआ है हमने कि वो मिलेगा तो मैं संपूर्ण फील करूंगा। गोवा जाऊंगा तो आई विल बी हैप्पी, लेकिन अगर मैं अभी हैप्पी हूं, गोवा बुलाएगा।
तो मैं इसी स्टेट में रहूंगी और हमेशा आपको हमेशा याद रखूंगी। अरे भैया, God bless you. थैंक यू सो मच, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, ये दिल से बोल रही हूँ मैं Thank you so much. Thank you. God अपने bless you. ऑडियंस के सामने। Thank you so much. Thank you. हाँ, थैंक यू। और बाद में भी कोशिश करूंगी कि आपके साथ और भी हम लोग करते रहें, ज़रूर, और ज़रूर, अगर ज़रूर। हमारे पास कमेंट्स आएंगे, पार्ट 2 आएगा, तो हम फिर से आपके साथ हाँ, अगर जुड़ेंगे। लोगों को इसमें कुछ भी वैल्यू लगी हो, अगर उनको लगा हो कि हम इतनी देर जो हमने कन्वर्सेशन किया, उसमें से कोई एक शब्द, कोई एक लाइन, कोई एक टूल या टेक्निक या डीप जी। ब्रीदिंग या अल्फा की स्टेट या कुछ भी आपकी ज़िंदगी को बदलने का प्रयास करती है, और अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि फिर से जो आप चाहेंगे उस पर हम बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लेजर्स ऑल माइन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।